सो अगर किसी को मर्चेंट नेवी में जाने में दिलचस्पी है, फर्स्ट ही विल हैव टू डिसाइड कि उन्हें डेक ऑफिसर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो इन सब रैंकिंग्स के पीछे डिफरेंस क्या है? हर एक रैंकिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? रोल्स चेंज होते हैं, किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती है, कैसे होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या IMO विच कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस, और इनके उतने ही मेंबर नेशंस होते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आई थिंक देयर आर सम 99 countries are recognized by United Nations as countries. Out of these, 96 are members of IMO, I believe. जैसे हमें मूवीज में देखते हैं हम लोग कि स्टॉर्म्स से पूरा शिप हिल जाता है, पूरा मतलब कार्गो गिर जाता है शिप से बाहर, क्या रियल लाइफ में भी ऐसे सिनेरियोज होते हैं? हर एक पर्सन का एम्बिशन होता है कि जब नेवी ज्वाइन मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका एम्बिशन होता है कि बहुत सारे नए प्लेसेस देखने के लिए मिलेंगे, नए कंट्रीज में जाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें सच है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप एक्चुअली, क्योंकि सबको वही लगता है कि पीपल सी द ग्लैमर बिहाइंड द प्रोफेशन, कि एयरलाइन पायलट्स भी, कि इनको इतना घूमने मिलता है। बट आई विल टेल यू ऑनेस्टली, इन माय लास्ट 6 month कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन शिपिंग गेट्स हिट तो एवरीथिंग गेट्स हिट, इकोनॉमीज सफर, बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम होता है, तो गुड्स कमोडिटीज का कॉस्ट बढ़ेगा। बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं उनको फैमिली सिकनेस भी होता होगा, तो फैमिली से दूर रह रहे हो, तो इस चीज को आप कैसे डील करते हो? फैमिली को मिस करते होंगे। When my father used to sail, he used to send us postcards और टेलेक्सेस आते थे, और कभी तो रेडियो कॉल आता था, तभी तो मतलब इतना कुछ कम्युनिकेशन होता ही नहीं था। या फिर कभी कभी जब इफ यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन, सडनली 24 आवर्स आगे चला जाता है या पीछे चला जाता है, देन इन दैट केस एक दिन रिपीट होता है या एक दिन स्किप हो जाता है। तो ये सारे एक्सीडेंट्स होते क्यों है? मतलब किस चीज़ के वजह से एक्सीडेंट होते हैं ये सारे? तो जैसे आप अलग अलग कंट्रीज में जाते होगे, इंटरनेशनल वाटर्स में जाते हैं, तो उनके भी कुछ अलग लॉज होते हैं। कैसे होते हैं उनके लॉज? इंटरनेशनल लॉज होते हैं कुछ जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो द सोलास कन्वेंशन फर्स्ट केम इन फोर्स आफ्टर द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक। तो रियल टाइम में या रियल लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ होती है? पायरेट्स, ये ऐसे एनकाउंटर्स आपने कभी किए हैं? Piracy is such a real और ongoing danger कि हर शिप में मैं किसी न किसी को तो मिलता है who's at least himself faced a pirate attack, or who knows someone who has stayed in captivity. So तो गाइज आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे शख्स जो 6 महीने तक पानी के अंदर रहते हैं और 6 महीने ज़मीन पे रहते हैं। मर्चेंट नेवी से सी फेरर हानिश रहाने सर, वेलकम टू POV। हाय, थैंक्स फॉर हैविंग मी। कैसे लग रहा है सर? आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है। बढ़िया लग रहा है। तो कुछ बताइए हमें मर्चेंट नेवी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, कैसे शुरुआत हुई मर्चेंट नेवी में? शुरुआत तो अभी मुझे 11 साल हो गए मर्चेंट नेवी में जॉब करते हुए। तो आई स्टार्टेड ऑफ विथ फिनिशिंग माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन पुणे। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वाडिया कॉलेज, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद एक प्री-सी कोर्स करके होता है, इट इज़ एन 8 month कोर्स। तो वो करके फिर 4 महीना यू हैव टू कंप्लीट ऑन द शिप एज अ कैडेट। ऐसा 1 साल का कोर्स टोटल DG शिपिंग मतलब हमारे गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है। आफ्टर दैट 1 year यू कैन गो एज अ जूनियर, और यू कैन स्टार्ट सेलिंग एज अ मरीन इंजीनियर। तो ये एक तरीका है जाने का। या फिर एज एन इंजीनियर दूसरा एक तरीका है कि यू कैन बिकम अ मरीन इंजीनियर, विच इज़ अ 4 year डिग्री, जो आई थिंक द मोस्ट फेमस कॉलेज अराउंड पुणे इज तोलानी, विच इज़ ऑफरिंग दैट डिग्री। तो वो पूरा एक जैसे 4 years का पूरा मरीन इंजीनियरिंग का एक कोर्स हो जाता है। बट आई डिड नॉट डू दैट, आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेपरेटली, और उसके बाद 1 साल आगे प्री-सी ट्रेनिंग करके आई जॉइंड एज अ इंजन कैडेट। आपको ये बचपन से सपना था कि आप मरीन्स में जाना चाहते हो या मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो? पानी के साथ आपका कुछ लगाव था, ऐसा कुछ? हाँ, बचपन से सपना तो ज़रूर था, मतलब मुझे यही करना था बहुत पहले से। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पहले किया तो थोड़ा इंडस्ट्री में आगे जाके आपके ऑप्शंस खुले होते हैं, कि इफ़ यू चेंज योर माइंड इन द फ्यूचर कि ये नहीं करना है, कुछ और करना है, यू ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन।
बाकी मर्चेंट नेवी तो पहले से जाना था बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड है मेरा, मेरे 2 भाई है मर्चेंट नेवी में, फादर मर्चेंट नेवी में थे, ही रिटायर्ड, वाओ। ही सेल्ड फॉर अराउंड अबाउट 30 years, तो ही सेल्ड अप टू हिज रिटायरमेंट। तो पहले से जाना था मर्चेंट नेवी में ही, बस वो डिसाइडेड नहीं था डेक साइड जाना है एज ए नेविगेशन ऑफिसर या एज एन इंजीनियर। वो डिसीजन फाइनली आफ्टर 16-17 वो डिसीजन लिया कि इंजीनियरिंग करके तो जाएंगे। बचपन में घर से मतलब घर पे ही ऐसा माहौल था कि पूरे सब मर्चेंट नेवी में, तो फिर उस माहौल से ही मतलब आपको ऐसे मर्चेंट नेवी की दिलचस्पी जाग उठी? यस यस एब्सोल्युटली। तो कैसे माहौल था, मतलब कुछ बताइए और घर के बारे में। माहौल मतलब जैसे अभी अभी आजकल जैसे होता है कि 6 महीना सेलिंग होता है और फिर 4 महीना छुट्टी होती है। दिस इज योर नॉर्मल इनिशियली एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 10 years। 6 महीना सेल करके 4 महीना छुट्टी, 6 on 4 off बोलते हैं। ओके। फिर धीरे धीरे जैसा आपका रैंक ऊपर चला जाता है वैसा यू हैव एन ऑप्शन टू रिड्यूस योर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जैसे 3-4 महीना ऑन हो गया, 3-4 महीना ऑफ, ऐसा होता है। या कोई कोई स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वेसल होते हैं जिसपे 1 महीना ऑन 1 महीना ऑफ, ऐसे भी होता है, ऐसे भी है। तो ऐसे नहीं है कि आपको 6 साल भर रहना ही पड़ेगा, बट ऑल दीज आर न्यूअर रूल्स, न्यूअर शिप्स। पहले ऐसे ही होता था 6 से 8 महीने, लाइक माई फादर हैज सेल्ड फॉर अप टू 14 months 16 months ऑल्सो एट टाइम्स। तभी लॉन्ग वॉयजेस होते थे, छुट्टियाँ लॉन्ग होती थी, शिप्स वर स्लोअर, सभी बहुत अलग था। बट इन जनरल फैमिली में सबको वो आदत थी कि अभी पापा गए तो 6 महीना नहीं रहेंगे, फिर अभी यहाँ है तो 4-5 महीना रहेंगे। तो आपके भाई भी उस मरीन? नहीं, भाई कोई नहीं है, आई एम द ओनली सन। ओनली सन। तो फैमिली में से बस पापा ही आपके मर्चेंट नेवी थे? पापा है, 2 कजिन्स है मेरे, तो अच्छा। वैसे एक्सटेंडेड फैमिली में है, काफी लोग हैं। आपके सफ़र के बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की? कॉलेज के क्या चीज़ें होती है जो हमें वो पास आउट करनी पड़ती है और वहाँ पे फिर मर्चेंट नेवी में जाना पड़ता है, ऐसे कुछ बताइए उसके बारे में। ओके, तो आई थिंक मर्चेंट नेवी इज एज सच अ वेरी ब्रॉड टर्म। तो पहले आपको, अगर आपको मतलब अगर व्यूअर्स को इंटरेस्ट है मर्चेंट नेवी में जाने में, फर्स्ट दे विल हैव टू डिसाइड कि उनको डेक साइड जाना है या इंजन साइड जाना है, क्योंकि ये 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं शिप में। जैसे अगर आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो एक होता है से फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, टेक डिपार्टमेंट, और वैसे शिप पे 2 मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है डेक डिपार्टमेंट विच डील्स ओनली विथ नेविगेशन। तो जो शिप का सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्रिज। अगर कोई भी मर्चेंट नेवी का एक शिप दिखाएंगे, देयर आर सम थिंग्स दैट आर कॉमन अबाउट ऑल शिप्स। जैसे एक होता है फ्लैग, एवरी शिप हैज टू फ्लाई अ फ्लैग, उस पे एक कोई ना कोई कंट्री का फ्लैग जरूर होगा। फिर एक टॉप पे एक जगह होगी कॉल्ड द ब्रिज, जिसपे सब जगह ग्लास होती है विच इज मेंट फॉर लुकआउट। तो द बेसिक, और भी बहुत सारे जॉब्स है ऑक्सिलरी जॉब, बट द बेसिक जॉब ऑफ डेक ऑफिसर्स इज नेविगेशन। मतलब शिप को अगर आप गाड़ी के जैसे सोचेंगे तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना, नेविगेट करना। फिर वो सीवे के जो रूल्स होते हैं वो सब रूल्स को जानना, कैसे यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, वो कोर्स बनाना, उसे प्लॉट करना, ये हो गया डेक साइड। और दूसरा होता है मरीन इंजीनियर्स which only do maintenance of all the machines on board. So a ship is a very it's like a very big factory. There are matlab right from your light and fan like small appliances to very big appliances, like we generate electricity on board. There are diesel generators to main propulsion engine which is a very big engine, to the refrigeration air conditioning system. ऐसे बहुत सारे मशीन्स होते हैं शिप पे, तो ये सब मशीन का मेंटेनेंस करना इज द इंजीनियर्स जॉब। इट इज गॉट नथिंग टू डू विद नेविगेशन। अच्छा, तो हर चीज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है? ये 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होते हैं डेक साइड ऑफिसर्स जो नेविगेशन देखते हैं, और दूसरे होते हैं इंजीनियर्स जो सब मशीन्स का मेंटेनेंस करते हैं। सो दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट क्या बोल सकते हैं डिपार्टमेंट्स दैट नीड कंप्लीटली डिफरेंट स्किल सेट्स। तो कोई मर्ज नहीं होता है उसमें कि इसको ये भी आता है तो उसको उसमें? कोई चीज़ें हैं, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मर्ज भी होती है, क्योंकि हमें रहना अल्टीमेटली शिप पे है। तो देर आर सम थिंग्स दैट इंजीनियर्स नीड टू नो अबाउट द डेक जॉब, देर आर सम थिंग्स दैट डेक पीपल नीड टू नो अबाउट द इंजन जॉब। ये एक लाइक से फॉर एग्जांपल एस्पेक्ट्स लाइक सेफ्टी और सिक्योरिटी और मरीन लॉ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए शिप पे रहने के लिए। शिप पे कितने टोटल लोग होते हैं?
मतलब अभी तो आज तो 20 से 22 लोग, उससे ज़्यादा नहीं, बट अगर आप 10-15 साल पहले देखेंगे तो अप टू 40 लोग रहते थे, बट अभी तो 20 से ज़्यादा मिलना मुश्किल है, 20 से 22। तो 20 से 22 लोग इतने बड़े शिप को हैंडल करते हैं? यस, एवरीथिंग। तो एक्चुअली देयर आर नॉट 2 बट 3 डिपार्टमेंट्स। एक हो गया आपका नेविगेशन डिपार्टमेंट, एक हो गया इंजन डिपार्टमेंट, और तीसरा होता है सलून डिपार्टमेंट, जिसमें 2 लोग होते हैं। एक होता है चीफ कुक, जो सब 20 लोगों के लिए खाना बनाता है, और दूसरा एक या दो होते हैं स्टूवर्ड्स, या उनको बोलते हैं STSMs, जो सर्व करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ये वो। तो दिस इज द थर्ड डिपार्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ। हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट, एग्जैक्टली। सो अगर किसी को मर्चेंट नेवी में जाने में दिलचस्पी है, फर्स्ट ही विल हैव टू डिसाइड कि उन्हें डेक ऑफिसर बनना है या इंजीनियर बनना है। अगर डेक ऑफिसर बनना है तो 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद ये कोर्सेज होते हैं। आई थिंक देर आर 2 ऑप्शंस दैट यू हैव। एक होता है BSc नॉटिकल साइंस, और एक होता है कोर्स कॉल्ड DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ये दोनों में से कोई भी करके आप एज अ डेक कैडेट जा सकते हो, और फिर यू कैन राइज अप योर रैंक्स एज अ थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, एंड फाइनली कैप्टन, हु इज लाइक द HOD ऑफ दैट डिपार्टमेंट। या फिर दूसरा होता है इंजन साइड, जिसमें आप पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो या मरीन इंजीनियरिंग करो, उसके बाद यू जॉइन एज एन इंजन कैडेट, देन यू बिकम अ जूनियर इंजीनियर और 5th इंजीनियर, देन 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर। दीज आर द रैंक्स ऑन इंजन साइड। तो ये जो रैंकिंग का सिस्टम है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो एवरी दोनों डेक और इंजन साइड में 2 एग्जाम्स होते हैं। लाइक इफ यू गो, आई विल स्पीक अबाउट इंजीनियर्स बिकॉज आई एम एन इंजीनियर। तो फर्स्ट एग्जाम होता है क्लास 4, इट्स कॉल्ड क्लास 4, विच इज गवर्नमेंट रेगुलेटेड, मतलब इसका करिकुलम इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो और दूसरा और 2 होता है, सॉरी 3 होता है। सेकंड इज क्लास 2 एंड थर्ड इज क्लास 1। तो क्लास 4 एग्जाम, या उसको बोलते हैं MEO क्लास 4, मरीन इंजीनियर ऑफिसर क्लास 4। इफ यू क्लियर दिस एग्जाम, यू आर क्वालिफाइड टू सेल एज अ 4th इंजीनियर एंड अ 3rd इंजीनियर। फिर दूसरा होता है MEO क्लास 2, विच क्वालिफाइज यू टू सेल एज अ 2nd इंजीनियर। और फिर होता है क्लास 1, विच क्वालिफाइज यू टू सेल एज अ चीफ इंजीनियर। और इसका सेम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपको डेक साइड में मिल जाता है, राइट फ्रॉम, बट जैसे यहाँ पे 4 to 1 होता है, वैसे वहाँ पे 3, 1 और मास्टर होता है। ऐसे 3 एग्जाम्स होते हैं। तो इन सब रैंकिंग्स के पीछे डिफरेंस क्या है? हर एक रैंकिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? रोल्स चेंज होते हैं, किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती है, कैसे होता है? यस, सर्टनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है। जैसे फॉर इंजीनियर्स, अभी फॉर इंजीनियर्स तो देर आर सो मेनी मशीन्स, लाइक आई सेड ऑन बोर्ड। तो एवरी रैंक के नीचे स्पेसिफिक मशीन्स होते हैं, लाइक अ 4th इंजीनियर इज सपोज टू लुक आफ्टर स्पेसिफिक मशीन्स ऑन द शिप, अ 3rd इंजीनियर विल लुक आफ्टर अ डिफरेंट सेट ऑफ मशीन्स, 2nd इंजीनियर लुक्स आफ्टर, लाइक फॉर एग्जाम्पल द बिगर मशीन्स लाइक generators, will be or boilers come under the purview of 3rd engineer. 4th engineer looks after pumps, purifiers, compressors, sewage treatment plant, all of these things. Or chief engineer is like a managerial rank, which is he's like the overall in charge of the engine room. जैसे ship पे एक engine room होता है जहाँ पे ये सब machines होते हैं। तो just like captain is the overall in charge of the ship, you can say that the chief engineer is the overall in charge of the engine room and all the machineries that are even outside the engine room. जैसे deck पे बहुत सारी machineries होती है, all of those also. So मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा हूँ, और मुझे थोड़ा बताइए इसके बारे में कि अगर कोई आप में से आप 20 या 22 लोग ही जाते हो शिप पे, तो इन केस अगर ऐसे ना हो, लेकिन इन केस अगर किसी कोई बीमार हो गया या कोई इलनेस हो गया उसको, तो उसके जगह पे उसको रिप्लेसमेंट कैसे होता है? या ऑन बोर्ड कोई डॉक्टर्स होता है, आपको डॉक्टर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे होता है मतलब? Okay, this is a very interesting question क्योंकि कभी-कभी voyages can go as long as 40 days, 45 days, and you have people who suffer from critical conditions. तो उनके लिए तो as such trained doctor कोई on board होता नहीं है, but there are trained officers, but officers that are trained in first aid, not in medicine as such. लेकिन छोटी मोटी चीज़ें लाइक फर्स्ट एड एडमिनिस्टर करना, दवाई किसी को देना, या इवन एट टाइम्स कुछ स्टिचिंग वुंड्स को करना, या ये सब चीज़ आर skills that few ranks are they have to know these skills.
और उसके लिए गवर्नमेंट मैंडेटेड कोर्सेज होते हैं विच क्वालिफाई देम टू बी दीज सेफ्टी ऑफिसर्स. जैसे द सेकंड ऑफिसर यूजुअली ऑन बोर्ड इज द सेफ्टी ऑफिसर, इज द डेजिग्नेटेड सेफ्टी ऑफिसर. तो उसका ये काम होता है कि सब जगह जाके फर्स्ट एड किट्स को रिस्टॉक करना, या फिर महीने में एक बार सबको फर्स्ट एड ट्रेनिंग देना, सबको सिखाना कि इवन ऑन द शिप वाइल सेलिंग, कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट या यू नो इवेंचुअलिटी क्या क्या हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे उसे ट्रीट करना चाहिए. बट इन जनरल द होल थिंग इज कि टू कीप द पर्सन कंफर्टेबल अंटिल एक्चुअल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल, जब भी किनारे तक जा सके. या फिर अगर बहुत ही सीरियस है, जैसे there are some gruesome incidences, जब भी amputation होता है, कुछ finger या हाथ कट गया, then you can arrange for an airlift, like a helicopter lift. But the main goal is to administer first aid and to wait for actual medical assistance as soon as possible. मतलब ऐसा अगर इमरजेंसी कोई केस होता है तो उसके लिए आपको तैयार किया जाता है. जैसे कोई बड़ी इंजरी हो गई, या आप स्टॉर्म हो रहा है, बीच समंदर में स्टॉर्म हो रहा है, तो उस स्टॉर्म में किसी को बड़ी चोट आ गई या कुछ भी हो गया, तो इस चीज़ को आप कैसे टैकल करते हो? हाँ, तो exactly like I said, we are not even the whoever is the onboard medical officer या onboard safety officer, he is not a trained doctor or even a nurse, but he is trained to give first aid. He is trained to administer first aid. तो हमारा we can administer very good first aid, but the whole thing is कि जो कोई patient है या casualty है, उसको comfortable रखना, और basically to keep him alive until we can have real proper qualified medical technicians to look after him. क्या आपको लगता है कि कोई मर्चेंट नेवी के जो कंपनीज है, जो कंपनीज सेल करते हैं और शिप्स यहाँ से वहाँ करते हैं, उनको एक डॉक्टर के लिए भी एक स्लॉट बनाना चाहिए? बनाना चाहिए. तो as someone who is sailing, I would definitely say डॉक्टर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. Like it is good for, it is welfare of seafarers. It's a welfare thing. But I don't think this will इसका इतना importance भी है, और I don't see this happening also ever, because first aid is good enough. और आजकल वैसे देखा जाए तो there are cases in which air evacuations are possible, हेलीकॉप्टर से निकाल सकते, या शिप असिस्टेंस भी मिल सकता है. तो इतना क्रिटिकल तो यूजुअली मतलब जस्ट फॉर दैट वन इन अ मिलियन इवेंचुअलिटी एक डॉक्टर को कंटिन्यूसली ऑन बोर्ड होना इज नॉट अ जस्टिफाइड रीजन. तो ये सब तो शिप की जानकारी हो गई और शिप से रिलेटेड बातें हो गई. समझ लीजिए आप सिलेक्ट हो गए और अभी मर्चेंट नेवी के अंदर आप सेलिंग करना शुरू कर दिया आपने. तो क्या होते हैं डेली रूटीन्स, क्या होते हैं? आपको कुछ ड्रिल्स करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, कुछ बताइए उसके बारे में. डेली रूटीन्स, तो वन थिंग दैट एवरीवन शुड नो, डेली रूटीन इज द कोर ऑफ द लाइफ ऑन बोर्ड. लाइफ इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी डिसिप्लिन. जैसे पहले ऐसे होता था, जो पहले यूएमएस जैसे जिसे बोलते हैं, अभी आजकल के शिप्स है मेनी ऑफ द शिप्स है यूएमएस. मतलब उसका फुल फॉर्म इज अनमैन्ड मशीनरी स्पेस. मतलब ये जो मैंने आपको इंजन रूम बताया, इसे हम लोग शाम को 6-7 बजे के बाद अनमैन कर देते हैं. मतलब मशीनरी स्पेस में किसी आदमी को रहने की रात को जरूरत नहीं है. तो दिस इज अ न्यू एडवांसमेंट दैट केम इन शिपिंग. तो ये ऑटोमेटिक चलते रहता है, मशीन ऑटोमेटिक चलते रहेगा, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन चलते रहेगा, और बिना ह्यूमन सुपरविजन भी चलते रहेगा. किसी को उधर रहने की जरूरत नहीं है रात भर. लेकिन 15-20 साल पहले ऐसा नहीं था. तो तभी ये जो इक्विवेलेंट रैंक्स है, जैसे थर्ड ऑफिसर का इक्विवेलेंट होता है फोर्थ इंजीनियर, सेकंड ऑफिसर का होता है थर्ड इंजीनियर, वैसे तो इनके रैंक वाइज अलॉटेड टाइम स्लॉट्स होते हैं. जैसे सेकंड इंजीनियर और चीफ ऑफिसर डू 4 to 8, 4 o'clock to 8 o'clock मॉर्निंग एंड इवनिंग. 8 to 12 इज डन बाय थर्ड इंजीनियर एंड सेकंड ऑफिसर, और 12 to 4 इज डन बाय twelve to 4 is done by third engineer and second officer, और 4 to 8 is done by second engineer या chief officer. तो ये रैंक के हिसाब से 24 घंटे को 4-4 घंटों के 8 स्लॉट्स में डिवाइड किया है. और one person does 4 hours plus 2 hours overtime and then same 4 hours at night. ऐसा मिला के 10 घंटे का in 24 hours मिनिमम एक आउटपुट होता है.
सो तो ये 4 प्लान्ड आवर्स आवर्स की होता है। 4 आवर्स की 2 बार ड्यूटी होती है उनकी दिन में? हाँ, मतलब लाइक से फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ थर्ड इंजीनियर, माय ड्यूटी विल बी 12 to 4 एंड 12 to 4, मतलब दोपहर को 12 o'clock to 4 o'clock और मिडनाइट 12 o'clock to 4 o'clock, और प्लस 4 के बाद 2 घंटा ओवर टाइम होता है जिसपे 4 to 6 आई एम सपोज टू कंप्लीट दैट, मेरा दिन का टाइम खत्म करने के लिए। बट दिस इज ओनली इन केस फॉर इंजीनियर्स इफ इट्स अ नॉन यूएमएस क्लास शिप, जिसमें वॉच कीपिंग होता है। डेक साइड को तो कोई ऑप्शन नहीं है, उनको ये वॉचेस रखने ही पड़ते हैं। लेकिन इंजीनियर्स को वो ऑप्शन है कि इफ यू गेट दिस यूएमएस क्लास शिप, तो यूएमएस क्लास शिप में ऐसा होता है डेली रूटीन मॉर्निंग 6 to 7 एक राउंड होता है जिसमें यू कम एंड सी सब ठीक ठाक है, रात को कुछ हुआ नहीं है। देन वर्क टाइम इज 8 o'clock to 6 o'clock नॉर्मली, और देन रात को 9 से 10 वापस एक राउंड होता है। 10 के बाद हम इंजन रूम अनमैन करते हैं रात को। 10 बजे से दूसरे दिन 6 बजे तक कोई होता नहीं है इंजन रूम में। और अगर सपोज कुछ प्रॉब्लम हो तो हर चीज़ के लिए अलार्म्स होता है, और ये अलार्म्स जो कोई ड्यूटी इंजीनियर है उसके कैबिन में भी बजते हैं। तो इन केस देयर इज सम प्रॉब्लम एट नाइट, तो ही हैज टू कम डाउन, एक्सेप्ट द अलार्म, टेक व्हाटएवर एक्शन एंड देन गो बैक टू स्लीप। तो ग्लिचेस होते क्या है, मतलब ऐसे हाई लेवल कुछ ग्लिचेस होते हैं या नॉर्मल ग्लिचेस होते हैं? Most of the times though, like I would say 80% of the times even in UMS class ships, these are daily मतलब रिकरिंग प्रॉब्लम्स। जैसे किसी पंप से छोटा लीकेज है, थोड़ा पानी नीचे आ गया, या ऑयल थोड़ा बिल्जेस में आ गया, उसके लेवल अलार्म्स होते हैं। तो जनरली हम कोशिश करते हैं कि 10 बजे अनमैन करते वक्त इंजन रूम को ऐसा करें कि रात भर कुछ अलार्म नहीं आना चाहिए। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि मोस्टली रिपीटिंग अलार्म्स आते हैं, देन यू एक्नॉलेज देम, फिर जो एक्शन लेनी है, लाइक से फॉर एग्जांपल कोई पंप में से पानी बह गया, तो बिल्जेस में आ गया है, नीचे आ गया, तो उसको पंप करके एक टैंक में ट्रांसफर करना अलार्म जाने के बाद, देन अगेन यू कैन गो टू स्लीप एंड देन यू कैन कम लेट द नेक्स्ट डे ऐसा। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल थिंग। और फिर ऑफ कोर्स इन अदर 20% टाइम्स, बिकॉज इट इज़ अ मशीन, तो मशीनरी फेलियर भी होता है, और कभी भी रात को हो सकता है। मोस्टली जब भी होता है तभी रात को ही होता है, 3 बजे 4 बजे। सो इन दैट केस यू हैव टू कॉल योर बॉसेस और whoever the next, like as a third engineer I will call the second engineer, then if the chief engineer is required we will call the chief engineer, then if it's a major problem, maybe if we have to, first thing we will take a call कि ये engine room में solve हो सकता है problem, या इसके लिए ship को divert करने का ज़रूरत है, ship को stop करने का ज़रूरत है, या blackout करने का ज़रूरत है। तो वो हिसाब से depending on problem कितना major है, the chief engineer will take a call। ब्लैकआउट क्या होता है शिप? ब्लैकआउट मतलब जब भी अगर जनरेटर के साथ कोई प्रॉब्लम आया और जनरेटर बंद हो गया, तो सब इलेक्ट्रिसिटी एकदम चला जाता है, दैट इज कॉल्ड अ ब्लैकआउट। तो ऐसे सिनेरियो में कैसे आप रिवाइव करते हो उसको? इसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फॉलो द चेकलिस्ट, क्योंकि हर इवेंचुअलिटी हैज ऑलरेडी बीन थॉट ऑफ, उसके लिए एक चेकलिस्ट बनाया होता है। तो यू ब्लाइंडली फॉलो द चेकलिस्ट, उसके लिए सब रिडंडेंसीज इन प्लेस होते हैं कि एक मशीन फेल हुआ तो भी जनरली ऐसा होता नहीं है, सबके रिडंडेंसीज इन प्लेस है, दूसरा टेक ओवर कर लेता है। अगर वो भी नहीं किया, कुछ और भी नहीं हुआ, लाइक इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, तभी ऐसा कैटास्ट्रोफी होता है। बट इवन इन दैट केस कुछ ना कुछ और रिडंडेंसीज होते हैं, एक्स्ट्रा इमरजेंसी मेजर्स होते हैं, जैसे इमरजेंसी कंप्रेसर्स होते हैं, इमरजेंसी एयर बॉटल होता है। ये सब यूज करके एक अलग एक इमरजेंसी जनरेटर होता है विच इज आउट ऑफ आउटसाइड द मशीनरी एरिया, उसका अलग एक रूम होता है, उसका इमरजेंसी फायर पंप होता है। तो ये एक पूरा सेट ऑफ इमरजेंसी अप्लायंसेस सेपरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हर एक शिप में सेम होती है या आपको हर एक शिप का अलग स्टडी करना पड़ता है? नहीं, ये जो इमरजेंसी इक्विपमेंट है, ये आपको हर एक शिप में मिलेंगे, बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट आर कंपल्सरी और रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल लॉ, विच इज एक्चुअली कम्स अंडर यूनाइटेड नेशंस। तो ये राइट फ्रॉम द डिजाइन ऑफ द शिप टू ऑल दीज सेफ्टी एस्पेक्ट, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, ये सब के लिए ये इंटरनेशनल रेगुलेशंस है। जैसे टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ देम वुड बी सोलस एंड मार्पोल। ये आपको जैसे मतलब दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट सीफेयरर्स लर्न, दीज टू आर कॉल्ड लाइक द बाइबल ऑफ शिपिंग। तो इसमें वही है, इंटरनेशनल रूल्स है लेड डाउन बाय अ बॉडी कॉल्ड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या IMO, which comes under the United Nations.
और इनके उतने ही मेंबर नेशंस होते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. आई थिंक देयर आर सम 99 countries are recognized by United Nations as countries. Out of these 96 are members of IMO, I believe. और तो ये सब कंट्रीज सब ये इश्यूज पे डेलिब्रेट करके दे कम अप विद दीज रेगुलेशंस, और इनको कन्वेंशंस बोलते हैं. जैसे 16 स्मार्ट पोलर कन्वेंशंस, जैसे ट्रीटीज होते, एक ट्रीटी होता है 2 कंट्री में, कन्वेंशन होता है सब मेंबर नेशंस में. सो ये सब 96 मेंबर नेशंस में जो ट्रीटी बनता है उसको बोलता है कन्वेंशन. और उसमें जो रूल्स होता है उसमें ये सब लिखा होता है कि ये होना चाहिए, इमरजेंसी डिवाइसेस होना चाहिए, इमरजेंसी फायर पंप होना चाहिए, इमरजेंसी जनरेटर होना चाहिए, या इवन ये चेकलिस्ट होना चाहिए शिप पे कि अगर ब्लैकआउट हुआ तो क्या करे, ऐसा एक पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए. तो ये सब इंटरनेशनल रूल्स है विच लेटर गेट ट्रांसलेटेड इनटू नेशनल रूल्स. जैसे मैंने जो आपको बोला स्टार्टिंग में कि एवरी शिप विल हैव समथिंग कॉमन. जैसे एक होता है अ फ्लैग दैट अ शिप फ्लाइज. तो दैट डिपेंड्स ऑन वेयर द शिप इज रजिस्टर्ड. नाउ से फॉर एग्जांपल इफ अ मर्चेंट शिप इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, इट फ्लाइज द फ्लैग ऑफ इंडिया. आपने उसका फोटो देखा तो उस पर ब्रिज या शिप पे कहीं पे भी कंट्री का फ्लैग लगा होगा. तो दैट मीन्स दैट दिस शिप हैज टू फॉलो द रूल्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट हैज टू conform to these international conventions that are agreed upon by United Nations. तो this is how this structure works. और इसीलिए एक यूनिफॉर्मिटी है कि आप कोई भी शिप पे चले जाओ, ये जो बेसिक इमरजेंसी प्रोसीजर है, इमरजेंसी इक्विपमेंट है, वो आपको वैसे ही मिलेंगे. कितनी टाइप्स की शिप्स होती है? अच्छा, ब्रॉडली तो इस शिप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज वेट कार्गो और ड्राई कार्गो, डिपेंडिंग ऑन द कार्गो दैट दे कैरी. तो वेट कार्गो में आता है टैंकर्स. टैंकर्स में यू कैन हैव आइदर ऑयल टैंकर्स और केमिकल टैंकर्स और गैस कैरियर्स. गैस कैरियर्स में भी एलपीजी होता है, एलएनजी होता है. मतलब कोई कोई शिप्स होते हैं जिसपे आपने देखा होगा ऐसा डोम जैसा स्ट्रक्चर होता है. हाँ. दोज आर लाइक दोज आर योर एलपीजी कैरियर्स. तो गैस को भी कैरी कर सकते हैं. एक तो होता है जैसा हम घर में हमारा कुकिंग गैस होता है सिलेंडर, आइदर उसको वैसे कंप्रेस करके कैरी कर सकते हैं या फिर उसको सुपर कूल करके लिक्विड स्टेट में कैरी कर सकते हैं. वो अलग टाइप के शिप्स होते हैं, एलएनजी शिप्स होते हैं. तो ये हो गए सब वेट टाइप शिप्स. और दूसरा होता है ड्राई कार्गो, जिसमें एक होता है कंटेनर शिप्स, जो अगेन वेरी कॉमन, देयर यू कैन सी देम ऑन टीवी न्यूज़ एवरीवेयर. उसमें कंटेनर्स होते हैं एक के ऊपर एक स्टैक. और दूसरा होता है बल्क कार्गो या जनरल कार्गो, जिसमें हैचेस होते हैं और उसमें कार्गो लोड कर सकते हैं. और तीसरा होता है रो ड्राई में, विच स्टैंड्स फॉर रोल ऑन रोल ऑफ, मतलब जिसमें कार्स कैरी करते हैं. उसमें दिस शिप इज डिजाइन टू कैरी ओनली कार्स. सेफ्टी बहुत होगी उसमें. सेफ्टी मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें कार सब फिट हो सकता है. जैसे एक पीछे हैच होता है, उसको खोल के एक एक करके सब कार्स पार्क करता है नेक्स्ट टू ईच अदर और फिर उनको सिक्योर करता है. इट इज डिजाइन टू कैरी ओनली कार्स, यू कैन नॉट कैरी अदर कार्गो इन इट. और जैसे बल्क कैरियर इज ओनली डिजाइन टू कैरी कार्गो इन बल्क, so it can carry anything. Or the kind of ships I'm doing called general cargo can carry multiple cargos, like anything that can be loaded in bulk, like coal, grain, soybean या sugar, wheat, ऐसे कुछ भी जिसको बल्क में शूटर से लोड करता है हैचेस में, और फिर हैच बंद करके we sail off. तो उसमें कंटेनर्स नहीं होते? कंटेनर इज अगेन अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्राई कार्गो शिप, जिसमें एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, उस पे कंटेनर्स एक के ऊपर एक स्टैक करके लगाता है. और अभी आजकल नए जो बिग कंटेनर कैरियर्स आए, उनको इवन अकोमोडेशन के पीछे के साइड में भी कंटेनर्स लगाते हैं. तो और उनका भी होता है लाइक कार्गो स्पेस नीचे भी होता है, बट दैट शिप इज डिजाइन्ड ओनली टू कैरी कंटेनर्स. उसमें आप बल्क कार्गो नहीं लोड कर सकते. और ये सारी शिप्स फुल्ली इक्विप्ड होती है स्टॉर्म्स से लड़ने के लिए, या समंदर के जितने भी वर्स्ट सिनेरियो हो सकते हैं उन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए ये सारी शिप्स कॉम्पिटेंट होती है? यस यस एब्सोल्युटली. मतलब ऑलमोस्ट एनी इवेंचुअलिटी हैज, मतलब ये सब जाता है इन द डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ द शिप. तो राइट फ्रॉम दैट स्टेज उन्हें जैसा डिज़ाइन किया जाता है, दे आर मेंट टू टेक द वर्स्ट कंडीशंस एट सी, वर्स्ट वेदर कंडीशंस एट सी. आपने कभी ऐसा कंडीशन कुछ फेस किया है, स्टॉर्म में फंस गए, ऐसे वक्त पे कैसे रिएक्ट करते हो आप?
ऑलमोस्ट एवरी ईयर एवरी कॉन्ट्रैक्ट में कभी ना कभी तो रफ वेदर तो मिलता ही है, इट इज़ इनएस्केपेबल, और बहुत ख़राब वेदर भी मिलता है. बट रेयरली ऐसा होता है कि फॉर मंथ्स टुगेदर आपको ख़राब वेदर ही मिल रहा है. तो वो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेड रूट ऑल्सो. कोई कोई पार्ट्स है ऑफ द वर्ल्ड जिधर वेदर हमेशा ख़राब होता है, पूरा साल भर ख़राब होता है. तो अगर आप वहाँ पे फंस गए तो आपको ऑलमोस्ट पूरा साल ही ख़राब मिलेगा वेदर. बट अदरवाइज एज सच सी सिकनेस एज सच ऐसे कुछ इतना इट्स नथिंग मेजर कि यू आर नॉट मतलब थोड़ा यू कैन थ्रो अप अ लिटिल, या फिर हो सकता है आपको खाना नहीं जाएगा, या 2-3 दिन आप सोओगे नहीं, बट दैट्स अबाउट इट, यू गेट यूज टू इट. और इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, मतलब neither storms nor sea sickness, it's a part of, it becomes a part of your job, it's nothing extraordinary as such. जैसे हमें मूवीज में देखते हैं हम लोग कि स्टॉर्म्स से पूरा शिप हिल जाता है, पूरा मतलब कार्गो गिर जाता है शिप से बाहर. क्या रियल लाइफ में भी ऐसे सिनेरियोज होते हैं? हिल तो जाता है, मतलब अप टू 15-20 डिग्रीज रोलिंग आपको मिल सकता है इन स्टॉर्म्स. कार्गो गिरना इज अगेन इट्स अ वेरी बिग थिंग. बट ये होता है, लाइक देयर आर इंसिडेंसेस जब कंटेनर्स का पूरा स्टैक गिर जाता है. बल्क कैरियर्स में इतना नहीं होता क्योंकि पूरा का पूरा कार्गो डेक लेवल के नीचे होता है. टैंकर्स में भी नहीं होता. अब द ओनली वे टू लूज कार्गो इज इफ देयर इज अ कोलिजन और हल साइड में कुछ क्रैक हो गया, देन वो बह जाएगा. बट एज सच स्टॉर्म्स में उसका इवेंचुअलिटी कम है. बट है ऑफ कोर्स, बिकॉज दीज थिंग्स अल्टीमेटली अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द शिप ऑल्सो. बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है जब भी, लाइक ऐसे, बिकॉज एक बार ये सब हो गया तो इट इज एन इमिनेंट एक्सीडेंट. फिर ये बहुत सीरियस मैटर हो जाता है. तो क्या ये स्टॉर्म्स से लड़ने के लिए या इन सारे डिजास्टर सिचुएशन से आपको लड़ने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है? स्टॉर्म्स से लड़ने के लिए कुछ ट्रेनिंग एज सच इज ओनली यू कैन ट्राई टू अवॉइड इट. तो वेदर राउटिंग होता है. हमको कंटिन्यूस वेदर अपडेट्स मिलते रहते हैं कि अगले 24 घंटे में क्या होगा, 48 आवर्स में क्या होगा, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर रूट. बट अल्टीमेटली ट्रेनिंग एज सच कुछ श्योर साइड ट्रेनिंग तो नहीं होता है, बट ऑन ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब यू लर्न हाउ टू डील विद इट, दैट्स इट. तो समझ लो अगर कोई फ्रेशर है जो अभी हाल ही फिलहाल में मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा है और उसका फर्स्ट टाइम है सेलिंग का, तो एज अ जूनियर आपका कैसे एक्सपीरियंस था एज अ फ्रेशर? एज अ जूनियर तो एक्सपीरियंस इज ऑलवेज वेरी गुड. ऐसा कुछ तो होता नहीं है, बिकॉज इनफैक्ट यू आर द बेबी ऑन द शिप, तो एवरीवन टेक्स केयर ऑफ यू. कोई कुछ ऐसा रेयरली कुछ अब्यूज के केसेस रेयरली हैपन. बट ऐसा होता है कि कभी कभी थोड़ा लोनलीनेस आता है जूनियर्स को, बिकॉज ऑन शोर यू आर यूज टू वर्किंग विद पियर्स, यू आर यूज टू मीटिंग पीपल. इधर मतलब यू गेट स्टक इन द हायरार्की, इवन योर फ्रेंड्स आर योर बॉसेज ओनली, मतलब और योर सीनियर्स. तो वो थोड़ा हो सकता है. बट वी ट्राई, लाइक सीनियर्स ट्राई देयर हार्डेस्ट टू मेक देम फील कंफर्टेबल. तो जनरली ऐसा नहीं होता है. दे आर द हैप्पीएस्ट एक्चुअली. हर एक पर्सन का एम्बिशन होता है कि जब नेवी ज्वाइन मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका एम्बिशन होता है कि बहुत सारे नए प्लेसेस देखने के लिए मिलेंगे, नए कंट्रीज में जाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो ये सारी चीज़ें सच है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप एक्चुअली, क्योंकि सबको वही लगता है कि पीपल सी द ग्लैमर बिहाइंड द प्रोफेशन, कि एयरलाइन पायलट्स भी, कि इनको इतना घूमने मिलता है. बट आई विल टेल यू ऑनेस्टली, इन माई लास्ट 6 month कॉन्ट्रैक्ट आई वेंट अशोर 3 or 4 times. दिस इज द रियलिटी एज इट इज. You get few hours in any city, तो और वो भी और on the clock. तो 3-4 घंटा आप जाके कोई सिटी देख सकते हो. दैट डजंट रियली क्वालिफाई एज ट्रैवलिंग फॉर मी. इफ यू आर एन इंस्टाग्राम ट्रैवलर जिसको जाके फोटो लेना है और पोस्ट करना है, लाइक यू वांट पिक्चर नेक्स्ट टू द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या पिरामिड्स देख लिया, ये वो, देन इट्स फाइन. बट इट्स नॉट लेजर ट्रैवलिंग. इट्स जस्ट कि फटाफट जाके आप फोटो वोटो लेके जाके वो है, वो कर सकते हो. लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल हु आई नो हु लव टू ट्रैवल डू मोस्ट ऑफ देयर ट्रैवलिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज. That is a valid point, that you get time to travel in your holidays. But as such, you don't get to travel because you are in merchant navy. Most of the time you will be on the ship. Like I would say 95 to 98% of your time you will spend on the ship.
तो बाहर जाने के लिए मतलब टाइम ही नहीं मिलता आपको? बाहर जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, और मिला तो भी कुछ घंटे मिलते हैं। मतलब अभी आजकल तो लोडिंग डिस्चार्जिंग भी इतना फास्ट हो गया है कि वॉयजेस कैन बी एज लॉन्ग एज 1 month ऑल्सो, लाइक 20 days। 1 month इज क्वाइट कॉमन, हो सकता है 40 दिन भी हो जाए। एंड देन 40 दिन के बाद शिप किनारे जाने के बाद वहाँ रुकेगा 2 दिन या 3 दिन एट द मोस्ट, जिसमें लैक्स ऑफ टन्स विल बी लोडेड, डिस्चार्ज, एंड देन द शिप इज ऑफ। वो 2 दिन में भी आपको वो सब काम करना है जो 1 महीने से नहीं हो पाया क्योंकि शिप चल रहा था। वो करके फिर आपके शेड्यूल में फिट करके थोड़ा 3-4 घंटे शाम को आप जाके आ सकते हो। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से उनको घूमने के लिए मिलेगा, या तो उन्होंने ये सपने देखना नहीं चाहिए। नहीं, अगेन आई वुड से कि ऐसे भी होता है कभी कभी कि 15 दिन मिल जाते हैं अश्योर। तो ऐसे नहीं है कि घूमने नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट दैट शुड नॉट बी द रीजन दैट यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन। दैट इज, यू कैन से, अ पर्क दैट यू गेट टू एंजॉय। थोड़ी देर पहले हमने बात की कि टेक्नोलॉजी हर चीज़ आप ऑटोमेशन पे कर रहे हो, तो आने वाले समय में जैसे अभी भी एआई ने पूरा जैम कर लिया है मार्केट, और ह्यूमन ने मतलब ह्यूमंस को आउट ऑफ द गेम लेके चल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में मर्चेंट नेवी में ऐसा कुछ हो सकता है जिनमें आप ह्यूमन लोगों का काम ही एआई करने लगे या टेक्नोलॉजी करने लगे, टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर देगी? This is also one area of interest, क्योंकि I think just few days back, क्या maybe a week back आया था कि one more autonomous ship का inauguration उन्होंने किया है, completely autonomous ship, but again this is in a very experimental stage. ऑटोनॉमस शिप मतलब उस पर एक भी आदमी नहीं होगा, बट दिस टेक्नोलॉजी इज इन सच अ प्रिमिटिव स्टेज कि इसको डेकेड्स लगेंगे टू, इज व्हाट आई फील, टू एक्चुअली हैपन। तो एज सच कोई थ्रेट नहीं है। और AI, if you talk about AI, I really don't know how AI can be used on board, but maybe uh, deck officers could use it, but engine wise तो I don't think AI can be used as such. बाकी हमारा computer systems are in place, everything is connected to computers, और alarm systems होते हैं, emergency systems है। इन दैट सेंस ऑटोमेशन तो है, ऑटोमेशन जितना हो सकता है उतना वी हैव यूज्ड, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिप पे ऑन बोर्ड एप्लीकेशंस, आई एम रियली नॉट श्योर। बट आई डोंट थिंक इसका इतना इमीडिएट में यूज में कोई एप्लीकेशन है। अभी हाल ही फिलहाल में एक न्यूज़ आई कि सुएज कैनाल को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, या कुछ ग्लोबल टेंशन हो रहा है मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी का रोल आप कुछ समझा सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में? हाँ, मर्चेंट नेवी का आई थिंक इट प्लेज द बिगेस्ट रोल इन ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि लॉजिस्टिक्स राइट फ्रॉम आवर टी शर्ट्स एंड सोफाज एंड एवरीथिंग इज शिफ्ट फ्रॉम समवेयर एल्स। तो अभी जो सुएज कैन, आई थिंक परसों ही हुआ कि और उसके बाद आई वाज आस्किंग अराउंड माय फ्रेंड्स, और नाउ इट टर्न्स आउट कि वो पूरा का पूरा एरिया इज कॉर्डन्ड ऑफ। उधर कोई मतलब नो शिप इज गोइंग इन दैट एरिया। तो अभी कैसा है कि सुएज कैनाल के नीचे आपका उसके आजू बाजू में वो पूरा, इफ यू सी द मैप, उस उधर रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी है, दैट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग रूट। आई थिंक समवन हैड सेड कि कुछ 30% या कुछ तो ऑफ ग्लोबल ट्रेड एक्चुअली हैपेंस थ्रू द सुएज कैनाल। तो अभी अगर वो पूरा ही बंद कर दिया तो द ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स इज कि साउथ अफ्रीका से शिप को लेके जाना, विच इज एक्चुअली हैपनिंग नाउ। तो दे आर प्रेडिक्टिंग कि फॉर द नेक्स्ट 2 months ये वॉलेटिलिटी रहेगा, वेर कमोडिटीज का प्राइसेस माइट राइज, बट आफ्टर मे बी 2 months थोड़ा स्टेबलाइज होना शुरू होगा। तो यस, शिपिंग इज हिट बिकॉज ऑफ द वॉर इन अ वेरी ड्रास्टिक वे, और when shipping gets hit तो everything gets hit, economies suffer, बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम होता है, तो गुड्स कमोडिटीज का कॉस्ट बढ़ेगा। बट अगेन इसका एक पीरियड होता है जिसके बाद ये नॉर्मली मतलब चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू होता है। तो नाउ दे आर प्रेडिक्टिंग आफ्टर दिस रेड सी और यमेनीज कॉन्फ्लिक्ट की 2 महीने में थोड़ा स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा ये सिचुएशन। तो इसका असर एक मर्चेंट नेवी सेलर के ऊपर भी गिरता है? मर्चेंट नेवी सेलर के ऊपर इतना ही असर गिरेगा कि अगर रीराउट करना पड़ा, वॉयज लंबा हो गया, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट लंबा होगा। बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ सीफेरर इज टाइमली साइन ऑन एंड साइन ऑफ। अगर 6 महीने के बाद मेरा एक्सटेंड होते जा रहा है तो दैट बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट टू कैरी ऑन। बाकी हमारा एज सच फॉर अ सीफेरर दिस इज द ओनली एरिया ऑफ, क्या बोल सकते हैं, द ओनली प्रॉब्लम। बाकी तो एज सच
कोई इतना इशू नहीं है। जैसे आपने टाइम बढ़ेगा, साइन इन साइन ऑफ का टाइम बढ़ेगा, इसके बारे में बात की, तो ये टाइम बढ़ने से भी बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं उनको फैमिली सिकनेस भी होता होगा, तो फैमिली से दूर रह रहे हो, तो इस चीज़ को आप कैसे डील करते हो? फैमिली को मिस करते होंगे। Yes, definitely. This is also a very important factor that people should consider while coming. क्योंकि वो भी एक होता है in your 20s, early 30s. Also, you don't really miss your family, but eventually, it becomes more and more difficult to stay away from your family as you reach like middle ages, 40, 50s. तो तभी थोड़ा मुश्किल होता है because your family is now bigger. It's not only your parents. You have a wife, you have children, or all these people who are dependent on you have to stay away from you for 6 months. So it's not just that you feel that separation, they all feel that sense of separation. So ये है, और this is always going to be a big part of the job. उसके लिए one thing I would say कि now luckily हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम इज सो वेल डेवलप्ड कि मैंने जब ज्वाइन किया था एक्चुअली 10 साल पहले, तभी इंटरनेट भी इतना नहीं होता था। एक कैफे में बैठ के facebook.com पे वी यूज्ड टू टाइप, देयर वर नो एप्स, देयर वर नो स्मार्टफोन्स, नथिंग। So now in a way we are much better equipped to deal with this problem ki at least we can talk to our people at home every day. Like I'll give you another example. When my father used to sail, he used to send us postcards और टेलेक्सेस आते थे, और कभी तो रेडियो कॉल आता था। तभी तो मतलब इतना कुछ कम्युनिकेशन होता ही नहीं था। अभी वी हैव ऑल दिस टेक्नोलॉजी, तो अभी यू कैन फेस टाइम एवरी डे। यस डेफिनेटली यू कैन फेस टाइम एवरी डे, व्हाट्सएप कॉल हो सकता है एवरी डे। नाउ इट्स मच इजियर। एंड फैमिली के लोग आपको लुक फॉरवर्ड भी करते होंगे कि जब आप आओगे तो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आओगे। यस यस डेफिनेटली, हर एक कंट्री में जो कुछ स्पेशल होता है वो वहाँ से लेके आ सकता है फैमिली के लिए, वन वेरी बिग थिंग। या तो फ्रेंड्स भी आपके बहुत आपको कॉल्स करके पूछते होंगे कि ये लेके आना, इस कंट्री से वो लेके आना। यस यस एब्सोल्युटली। लास्ट हॉलीडे में मैं कुछ तो एक आईफोन चार्जिंग केस लेके आया था विच इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ें होता है, या इफ देर आर फुटबॉल फैंस तो बार्सिलोना से वो प्रॉपर उधर का जर्सी लेके आना। देन इवन इफ यू डोंट गेट अ चांस टू गो अशोर, वो ये जो कोई कंट्रीज का स्पेशल आइटम्स है, दीज यू कैन पिक अप फॉर योर फ्रेंड्स। यस, कि क्या आप अलग स्टोर्स होते हैं मर्चेंट नेवी के लिए, जैसे हम एयरपोर्ट पे देखते हैं कि ड्यूटी फ्री स्टोर्स होते हैं, ये तो ऐसी कुछ चीज़ें नेवी के लिए होती है? हाँ होती है। मतलब बेसिकली हम वॉट एवर वी कंज्यूम ऑन बोर्ड एक्चुअली कम्स अंडर ड्यूटी फ्री, क्योंकि कोई कंट्री का टैक्सेस उस पर लेवी नहीं होता है। तो एयरलाइंस के लिए और शिप्स के लिए तो ड्यूटी फ्री आइटम्स में मोस्टली व्हाट यू गेट इज अल्कोहल एंड सिगरेट्स, दीज आर ड्यूटी फ्री आइटम्स। और बाकी होता है योर सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स, ये सब। तो ये सब शिप्स को सप्लाई होता है, और कोई शिप्स हैव अ बॉन्ड स्टोर जिसमें से यू कैन बाय दीज कस्टम आइटम्स ऑन द शिप, एंड देन यू डोंट हैव टू पे मनी फॉर इट, वो आपके सैलरी में से कट हो जाता है। बट अगेन अभी देर आर इट डिपेंड्स ऑन योर शिप एंड कंपनी, इफ बिकॉज सम शिप्स हैव नो स्मोकिंग, सम कंपनीज हैव नो स्मोकिंग पॉलिसी, सम काइंड्स ऑफ शिप्स हैव नो स्मोकिंग पॉलिसी, स्पेसिफिक टाइप्स लाइक टैंकर्स, या some companies have a strict no alcohol policy. So all this depends on your company. जैसे अल्कोहल और स्मोकिंग इन चीज़ों की बात चल रही है, तो हमने काफ़ी सारे सेक्टर्स में ऐसे देखा है कि जितना स्ट्रेसफुल आपका जॉब होता है उतना आपको किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गया, या जो भी। तो कैसे डील करते हो आप इन सारी चीज़ों की वजह से? I would say like I don't smoke but I drink. और आई थिंक कि उसमें, बट द वे यू लुक एट इट इज लाइक इफ यू लुकिंग एट इट एज अ स्ट्रेस बस्टर लाइक यू सेड, देन आई थिंक दैट्स अ वेरी नेगेटिव वे टू लुक एट अल्कोहल। कि स्ट्रेस तो रोज ही होता है, but that doesn't mean that you drink every day. There are many more healthy ways of coping with stress. At the same time, आपको if you're a teetotaler, it is absolutely nice. It's fine. You are living a very healthy life. More power to you. But वो होना भी जरूरी नहीं है. Like this is again, there's no moral policing when it comes to this. But I would suggest that if it's always much better to drink to celebrate, not to drown your stress. Because there are many ways to deal with your daily stress. Yoga practice karna, meditation karna, mindfulness, all of this, you can do all of these things and they will help you reduce stress. They are much better actually than reducing stress.
इन सब at चीजों के reducing. लिए टाइम होता है मतलब शिप पे योगा करना, वर्कआउट्स करना? होता है. मेरे लास्ट शिप पे वी हैड इवन सेलिब्रेटेड योगा डे वेयर द चीफ इंजीनियर वाज अ वेरी एडवांस्ड योगा प्रैक्टिशनर एंड ही टॉट अस सम थिंग्स. तो थोड़ा मेडिटेशन सिखाया. तो इतना 1-1.5 घंटा तो मिल ही जाता है. ज़्यादा मिलता है, लाइक 2-3 घंटा तो आपको मिल जाता है दिन में. सो ऐसे ऐसे कभी नहीं होगा कि यू आर वर्किंग 24 आवर्स. लेकिन इतना स्ट्रेसफुल लाइफ होता है, मैं स्ट्रेसफुल एज इन मेंटली भी और फिजिकली भी, तो उस लाइफस्टाइल में आपका वर्कआउट भी एडजस्ट करना, क्या ये फटीग लेवल तक नहीं पहुंचता है? ज़्यादा फटीग नहीं होता है आपको? नहीं, नॉट रियली. आई थिंक बिकॉज आई तो डोंट वर्कआउट ऑन बोर्ड थोड़ा, क्योंकि मेरा नॉर्मल फॉर इंजीनियर्स नॉर्मल लाइफ इज ओनली लाइक क्वाइट फिजिकली लाइक स्ट्रेन्यूअस इनफ. उससे ज़्यादा वर्कआउट करना, आई लाइक टू रन व्हेन आई एम हियर. तो थोड़ा मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता हूँ, मैराथन. लेकिन उसके लिए भी ऑन बोर्ड इज डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि ट्रेडमिल अगर होगा तो भी रोलिंग में ट्रेडमिल तो यूज़ नहीं कर सकते, रोलिंग में वेट्स यूज़ नहीं कर सकते. सो जिम पे भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है. तो शिप हिलता रहता है तो वो स्टेबल एग्जैक्टली. नहीं रहता है. जब भी हिलता है तभी यू कांट रियली वर्कआउट विथ वेट्स ना, इट्स रिस्की. यस. तो वर्कआउट में भी इतना रिस्ट्रिक्शन आ जाता है. लेकिन वर्कआउट तभी आपको चाहिए जब भी आपका लाइफस्टाइल पूरा सेडेंट्री है. और शिप पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ही नहीं. इट इज़ अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल. यू आर जस्ट रनिंग अराउंड ऑल डे. तो यहाँ आने के बाद मेरा भी वजन बढ़ जाता है. उधर जाने एज सुन एज आई जॉइन, आई नो 4-5, जैसे अभी मुझे आके भी 6 महीना हो गया है. ये लॉन्ग हॉलीडे हुआ थोड़ा. बाकी इमीडिएटली आफ्टर जॉइनिंग आई विल बी लूजिंग वेट. क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ, या बहुत टाइम तक एक आदमी जो सोशल आदमी है समझ लीजिए, तो वो शिप पे होता है 6 महीने के लिए, तो क्या वो शिप के माहौल से रिलेट नहीं कर पाया और फिर वो डिप्रेशन में चला गया, या ऐसा कुछ हुआ? ऐसा लाइक आई वुड से पहले तो नहीं होता था. 10 years बैक तो नहीं होता था. बट नाउ इट इज देर आर अ फ्यू केसेस. अगेन दिस इज नथिंग टू डू विथ लाइक आई एम नॉट putting this as a complaint, but because nowadays wo bhi, it's a good thing. I feel that there is a lot of awareness about these issues, that mental health, or so this is, in fact, it's very nice that if you understand at a earlier age that this is affecting my mental health, और this has to be like the cornerstone of making any decision. I feel like जैसा आपका physical health important है, वैसा you have to prioritize your mental health, and only if it fits within your definitions of how you want your mental health to be, or how you want your profession to reflect upon your mental health, only then you should pursue with this. अगर ये एक्सपीरियंस आपको ऑन बोर्ड हो रहा है और किसी को अगर उस टाइम पे ही इज नॉट अवेलेबल टू टेक इट एनी मोर, ऐसे सिचुएशंस में क्या मतलब वो जा सकता है घर, उसके लिए कुछ होता है? हाँ, एब्सोल्युटली. अगर किसी को भी एनीवन ऑन बोर्ड हैज, तो इसके लिए फॉर यंगस्टर्स वी हैव दिस थिंग कॉल्ड बडी सिस्टम. लाइक से फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनी आया और he is having some mental issues, or he is feeling shy to approach his seniors, so he will be assigned one buddy who he can just open up to and talk about his problems. क्योंकि कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स होता है एक्सक्यूज मी, कि बीइंग ऑन द शिप यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. अभी यहाँ फॉर एग्जांपल पेरेंट्स का कुछ इशू है, वाइफ का, फैमिली का कुछ इशू है, किड्स का है, उधर रह के यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड थोड़ा इट ईट्स अवे एट योर ब्रेन. तो एक बड़ी दिया, यू कैन टॉक हिज हार्ट आउट टू दिस गाय. और अगर worst comes to worst, if you feel you are going through a mental trauma or you're not fit to continue, then you can be signed off also. This is absolutely, this is grounds for sign off. You can ask them for a sign off and the company will give it to you also. ऐसा कुछ problem नहीं है. इन दैट केस आप कैसे मतलब उसको एयरलिफ्ट करते हो, क्या कैसे होता है? नहीं, एयरलिफ्ट इतना तो मतलब डिप्रेशन इतना कुछ नहीं है ना. 1-2 दिन और शिप पे रहेगा तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन. तो ऑफ कोर्स कंपनी भी अपना कन्वीनियंस देखती है कि दे विल से एट द मोस्ट कि और 10 दिन रह लो, 15 दिन रह लो. फिर उसके बाद एक अच्छा पोर्ट आ रहा है, उधर फ्लाइट टिकट्स थोड़ा लाइक कनेक्शंस है, एजेंट से कनेक्शंस है, टिकट अरेंज हो सकता है. तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको रिलीव करेंगे. तब तक आपको बड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा. हाँ, तब तक आपको बड़ी से काम चलाना पड़ेगा. यस. या फिर अगर आपका ज़्यादा सीरियस इशू है तो यू कैन टेक इट अप विद योर सीनियर्स. जैसे इंजन साइड यू कैन टेक इट अप विद सेकंड इंजीनियर हु इज द ऑल राउंड इंचार्ज.
या फिर डेक साइड किसी को होगा तो ही कैन टेक इट अप विद द चीफ ऑफिसर एंड देन इवेंचुअली कैप्टन और चीफ इंजीनियर, देन दे विल टेक द कॉल व्हाट टू डू। क्लाइमेट और वेदर के बारे में कुछ बताइए। जैसे आप कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करते हैं तो क्लाइमेट भी चेंज होता होगा, वेदर चेंज होता होगा, कहीं पे ठंडी होगी, कहीं पे गर्मी होगी, या पूरे समंदर का क्लाइमेट एक ही होता है पूरा? नहीं, एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज होता है, टाइम जोन्स चेंज होता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक वॉयज में आप लाइक पूरा स्नोई एरिया में से एकदम ट्रॉपिकल एरिया में आ गए विद इन स्पैन ऑफ से 15-20 डेज। इतना सडनली ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है वेदर। बट दिस अगेन यू गेट यूज टू दिस। ऐसा इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग ऐसा सच नहीं है। अगर वो रूट भी फिक्स रहेगा तो आपको पता होता है, लाइक कहीं जाने के पहले, अभी सपोज रशिया साइबीरिया साइड कोई शिप जा रहा है तो उनको पता होगा, एवरी डे दे कीप चेकिंग कि उधर का टेम्परेचर क्या है। तो उतना पहले से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वार्म क्लोथ लेके रख सकते हैं, और धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता जाता है। कोई कोई प्लेसेस है जिधर दोनों जगहों का प्लेस क्लाइमेट ठंडा है, लेकिन आप जो एरिया में से पास कर रहे हो उसी में वो एकदम गर्म एरिया है, ऐसा भी हो सकता है। सो क्लाइमेट चेंज होता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है। कभी कभी यूजुअली डेज आर आइदर 23 आवर्स लॉन्ग या 25 आवर्स लॉन्ग, 1 घंटा ऐड है सब, डिपेंडिंग ऑन इफ यू आर गोइंग वेस्ट और ईस्ट। या फिर कभी कभी जब इफ यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन, सडनली 24 आवर्स आगे चला जाता है या पीछे चला जाता है, देन इन दैट केस एक दिन रिपीट होता है या एक दिन स्किप हो जाता है। अभी जैसे आपने बात की कि आप 22 या 23 लोग रहते हो एक पूरे शिप पे, तो उस 6 महीने में, उन 6 महीने में आप की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती होगी उनके साथ। डेफिनेटली बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वी आर लाइक अ स्मॉल फैमिली। फ्रेंड्स भी वही है, कोलीग्स भी वही है, और सीनियर्स भी वही है। तो डेफिनेटली बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन सबके साथ नहीं होती, क्योंकि सब लोग हमेशा 6 महीने तक नहीं रहते। एवरी फ्यू मंथ्स नया क्रू साइन ऑन होता है, और एवरी फ्यू मंथ्स, तो इट्स एक्चुअली अ डायनामिक एनवायरनमेंट, वो चेंज होता रहता है। लाइक से फॉर एग्जांपल 20 लोग में से 2 महीने बाद 6 लोग चले गए, 6 नए लोग आए, फिर और 2 महीने बाद और 4 लोग चले गए और 4 नए लोग आए, ऐसा चेंज होता रहता है। तो आपको बहुत सारे कल्चर ऐसे सीखने मिलते होंगे, बहुत अलग अलग कल्चर से लोग आते होंगे। हाँ, डेफिनेटली, लाइक अभी इवन दो मेरे शिप पे तो सब इंडियन ही है, बट इवन दो वी आर ऑल इंडियंस, वी कम फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड इंडिया, लाइक राइट फ्रॉम कश्मीर अप टू कन्याकुमारी, सब जगह से लोग होते हैं। तो कल्चरल एक्सचेंज होता ही है, और ऑफ कोर्स बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे शिप्स में मल्टीनेशनल क्रू होता है, जब भी सब अलग अलग कंट्री में से आते हैं, तभी और ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो यस, डेफिनेटली देयर इज अ लॉट, क्वाइट अ बिट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज दैट हैपेंस। मैंने सुना है कि फूड बहुत अच्छा मिलता है शिप पे, कुछ बताइए उसके बारे में। फूड तो यस, डेफिनेटली आई वुड आल्सो से फूड अच्छा मिलता है, और क्योंकि अगेन यू हैव दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके हिसाब से इट हैज़ टू बी अप टू अ सर्टेन मार्क। मुझे तो हमेशा अच्छे ही चीफ कुक्स मिले हैं, हमेशा अच्छा खाना मिला है। ओनली प्रॉब्लम कैन कम इफ इट्स अ मल्टीनेशनल क्रू और आपका चीफ कुक कोई अलग नेशनैलिटी का है, लेकिन फिर भी खाना ही अच्छा रहेगा, खाना अच्छा ही रहेगा, लेकिन आपके कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। जैसे इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन एंड यू गेट लाइक रोज अगर बीफ ही बन रहा है, कुछ ऐसे पोर्क ही बन रहा है, तो वो पर्सनल डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। या हो सकता है आपको कोई अलग टाइप का खाना पसंद नहीं है, ऐसे थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट ओवरऑल द फूड इज ऑलवेज तो रियली गुड। सबके लिए एक ही खाना बनता है, किसी के लिए अलग नहीं? नहीं नहीं, किसी के लिए अलग खाना नहीं, सबके लिए, राइट फ्रॉम कैप्टन टू द कैडेट, एवरीवन इज, मतलब सेम सेम खाना बनता है सबके लिए। और खाने का टाइमिंग भी फिक्स्ड होता है, लाइक 6 to 7 ब्रेकफास्ट होगा, 12 to 1 इज लंच, शाम को 6 to 7 इज डिनर। आफ्टर 7 o'clock देयर इज लाइक नो फूड इज सर्व्ड। फिर पैंट्री में जाके आप सैंडविच, मिल्क, ऐसा कुछ, जूस, ऐसा कुछ ले सकते हो, बट अदरवाइज लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट टाइम्स आर फिक्स। 6 to 7 इज डिनर कंपलसरी एवरी डे। तो रात को कहीं भूख लग गई तो फिर आप पैंट्री में जाके खा लो। हाँ, मतलब आप भूखे नहीं सोओगे, अगर कुछ खाना ही है तो यू कैन ऑलवेज मेक योरसेल्फ अ सैंडविच या ये वो, बट फूड सर्विस का टाइम इज लिमिटेड टू दिस 1 hour। थोड़ा अभी कुछ अलग बात करते हैं। जैसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, डिजास्टर होते हैं या क्लाइमेट चेंज, स्टॉर्म्स आ गए। क्या आपके पास ऐसे कोई स्टोरीज है कि जिसमें किसी ने ब्रेवरी दिखाई है बहुत सारी, या लीड पोजीशन पे आके उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा कुछ है? मेरा पर्सनली तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं है,
But one of my very good friends from Pune itself, his name is Boris. He's sailing as a chief officer now. तो वो खुद रेस्क्यू बोट लोअर करके जाके वो डिस्ट्रेस में जो लोग थे उनको रेस्क्यू करके वो लोग शिप पे लेके आए थे इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म. और ही रोट एन आर्टिकल अबाउट इट विद पिक्चर्स और वो हमारे मैगजीन में पब्लिश भी हुआ था. सो दैट इज वन स्टोरी दैट आई कैन थिंक ऑफ, अ स्टोरी ऑफ ब्रेवरी. तो जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सुएज कैनाल की. सुएज कैनाल के बहुत पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो पूरा ब्लॉक हो चुका था या एक शिप अटक गई थी. राइट. तो क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था उस समय? आई थिंक एवर गिवन वाज द नेम ऑफ दैट शिप, ऐसा कुछ तो था. एवरग्रीन एवरग्रीन और एवर. हाँ. तो वो मेरे को भी एग्जैक्टली क्या हुआ था पता नहीं अभी, बट और आई डोंट रिमेम्बर अदर. बट तभी वो हमने एज अ केस स्टडी किया था. तो वन थिंग आई वुड लाइक टू से इट्स नेवर दैट यू नो एक चीज कुछ फेल हो गई और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया. इट्स ऑलवेज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट कि एक छोटा कुछ तो फेल होता है, देयर इज ऑलवेज अ रिडंडेंसी टू टेक ओवर दैट, फिर वो फेल होता है, फिर कुछ और चीज होता है जो पहले करना चाहिए था वो नहीं किया, उसकी वजह से ये हो गया. तो इफ यू एक्चुअली गो डू अ रूट कॉज एनालिसिस ऑफ दिस, देयर इज लेयर्स ऑफ प्रिकॉशंस दैट फेल फॉर सच अ बिग एक्सीडेंट टू हैपन. और उसके बाद आई थिंक या एज यू सेड द होल सुएज कैनाल वाज ब्लॉक्ड. तो एग्जैक्टली क्या हुआ था मुझे अभी याद नहीं है, बट आफ्टर आई बिलीव कुछ 3 or 4 days उन्होंने फाइनली उसको रिफ्लोट किया था ना शिप को. हाँ. तो ये सारे एक्सीडेंट्स होते क्यों है, मतलब किस चीज के वजह से एक्सीडेंट होते हैं ये सारे? एक तो आई थिंक द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज मैकेनिकल फेलियर, मशीन फेलियर. और द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फेलियर टू मैकेनिकल फेलियर वुड मतलब और टू एनी मशीनरी फेलियर इज always 80% times it's the human element. It is either human negligence, yeah. Most of the accidents you can say that 80% cause is the human element in that. बाकी ऐसा रेयरली होता है कि मशीन फेलियर की वजह से कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि लाइक आई सेड एक मशीन फेल हुआ तो इट इज ऑलवेज डिजाइंड, एक रिडंडेंसी होता है, समथिंग एल्स टेक्स ओवर, या द होल थिंग इज बिल्ट इन सच वे कि इवन कुछ चीज ब्रेकडाउन के पहले भी एक तो उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो सकता है, और इन स्पाइट ऑफ गिविंग द प्रॉब्लम ऑल्सो इट कैन कीप ऑन रनिंग. सो लॉट ऑफ सेफ्टी इज बिल्ट इन टू इट. बट ऑफकोर्स इतना हो के भी देर आर केसेज जब भी अल्टीमेटली दे आर मशीन्स, दे कैन फेल एट एनी टाइम. तो it is a combination of mechanical failure and human failure, but इसमें human element बहुत important है. एक कोई चीज आप ऐसा स्पेसिफाई कर सकते हैं जिसके वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं? एक मैकेनिकल एरर में भी कुछ ऐसी चीज बता सकते हो आप? Mechanic, like say for example, the best example would be something happened to generator. अभी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी चल रही है पूरी ऑन बोर्ड, जनरेटर को कुछ हो गया तो नेक्स्ट सेकंड जनरेटर विल टेक ओवर. बट अभी सपोज कुछ कॉमन प्रॉब्लम है, लाइक फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो सभी तीनों के तीनों जनरेटर, आपका बैकअप जनरेटर जो है वो भी गया, तो सब अब यू विल फेस कंप्लीट पावर फेलियर. Then again there is a redundancy where you can start the emergency generator, but there is a problem with the emergency generator also. So if you have no power, you have no steering, और you are in close quarters कि आपके बाजू में शिप है या आप कोई नैरो चैनल में से जा रहे हो, then there will be a collision. So like I said, और इसका again it can come back to like I said 80% of this is the human element. तो इसमें human element ये है कि there are measures built into place to check if all of these machines are working, and at any point all three of these should have been working after one after the other. If the second fails, the third takes over. So the very fact that all of this structure has collapsed means that there has been a lapse in you know the maintenance schedule, और कुछ तो उसका human element has been neglected. हमने बहुत सारे सी के या समंदर के ऐसे क्रीचर्स देखे हैं जो हमें तो टीवी पे ही देखने मिलते हैं ये सारी चीज़ें. आप तो समंदर के बीच में 6 महीने तक रहते हो, आपने बहुत सारे एनकाउंटर्स किए होंगे वेल्स के साथ, शार्क्स के साथ, डॉल्फिन्स. ये तो कुछ बताइए इन एनिमल्स के बारे में, कैसा सिनेरियो होता है, क्या होता है? शार्क्स तो नहीं, बट आई हैव सीन वेल्स नियर कनाडा. कनाडा के पास एक उसको राइट वेल पैसेज बोलते हैं, जिधर इफ यू गो ड्यूरिंग स्प्रिंग विच इज देयर मीटिंग टाइम,
you'll see lots of whales या dolphins भी बहुत सारे कोई जगह पे दिखते हैं. But one more thing is for engineers, ये sea views हम ज़्यादा enjoy नहीं कर सकते. It is mostly the navigation officers who can enjoy these sea views, क्योंकि हम most of the times below sea level होते हैं. तो for us our work environment is the engine room, which is just machines. It's like a factory. That is where we work. लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब देखने को ही नहीं मिलता. You get to see some very beautiful scenery, you get to see some exotic wildlife, जैसे whales का वो area हो गया. तो while passing through that right whale passage, you are supposed to reduce the speed of the ship to less than 10 knots, I think, क्योंकि उधर whales आके they bang against the ship and they die. ऐसे issues है. तो because there are so many whales, you have to proceed through that area very slowly. उनका mating season होता है. या फिर exotic life में seagulls, if you get to see flocks of seagulls, बहुत सारे, like in hundreds you will see seagulls flying with you. हाँ, they fly. Seagulls can fly right next to you also, and seagulls are a very weird kind of bird in the sense that they are not scared of humans. वो आपको एकदम नजदीक से भी जाएगा. एंड दे बिग बर्ड्स. मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे सोशल मीडिया पे जहाँ पे दे आर फ्लाइंग विद द ह्यूमंस और ह्यूमंस आर कैचिंग देम, ऐसे हाथ पकड़ के वो उनके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं एंड दे अगेन स्टार्ट फ्लाइंग. Yeah, it's possible. It's an absolutely fearless species of birds. तो जैसे सर डिफरेंट टाइप ऑफ शिप्स की बात हुई, तो मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि शिप्स में फ्यूल सेम यूज होता है जैसे हमारे बाकी की गाड़ियों में, या एरोप्लेन जैसा उनका कुछ अलग फ्यूल होता है? हाँ, एविएशन फ्यूल. हाँ नहीं, सो ऑल क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल. तो क्रूड ऑयल गोज थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, जिसमें देयर आर प्रोसेसेस कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, विच इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन करके अलग अलग फ्रैक्शंस में उसको सेपरेट करना. तो क्रूड ऑयल के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल आपने पानी और ऑयल का भी मिक्सचर ले लिया, तो वो या पानी और केरोसिन का ले लिया एंड यू हीट इट अप, तो पहले केरोसिन पानी में से एस्केप करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, देन यू कैन कूल इट एंड अगेन सेपरेट इट. दिस इज व्हाट बेसिकली डिस्टिलेशन इज. तो ऐसे ही जब भी क्रूड ऑयल का करते हैं तभी पहले लाइटर सेगमेंट्स निकलते हैं, जैसे नैप्था, केरोसिन आर द लाइटेस्ट सेगमेंट्स. उसके बाद डिस्टिलेशन में निकलता है पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल भी वही कहीं आता है. इट इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर. यू कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल. और ये सब निकालने के बाद जो एंड में बचता है, दैट इज द फ्यूल दैट वी यूज ऑन द शिप. इट्स कॉल्ड हैवी फ्यूल ऑयल या मरीन फ्यूल ऑयल. और उसका एक स्टेप नीचे जो एब्सोल्यूट कचरा रहता है, दैट इज टार, जो हम रास्ते पे डालते हैं. हाँ. तो मरीन फ्यूल ऑयल एक्चुअली looks and feels a lot like tar. मतलब you have to heat it up to over 100 degrees for it to flow, नहीं तो वो जम जाता है. That is the fuel that we use on the ship. तो ये ऐसा नहीं होता है कि पहले के ज़माने में जैसे हम देखते थे मूवीज़ में, तो वो कोल डाल रहे हैं उसमें एंड द बिग शिप इज रनिंग विद 100 of people putting coal in the fire. तो those were different ships, they were steam ships. तभी उसमें बड़ा बॉयलर होता था और वो बॉयलर थर्मल होता था, इसलिए उसको पानी को गर्म करने के लिए उसमें कोयला डालते थे. अभी आजकल these kinds of ships are called motor vessels. तो आप जब भी कोई शिप पे नाम भी देखोगे उसके पहले लिखा होगा MV, मतलब मोटर वेसल व्हाटएवर. और वो जो होता है स्टीम शिप, उसके पहले लिखा होता है SS, मतलब स्टीम शिप. तो स्टीम शिप्स है आजकल भी है स्टीम शिप्स, बट मोटर वेसल्स बेसिकली हैव एन इंजन. जैसे गाड़ी का इंजन होता है, उसमें बॉयलर नहीं होता, वैसा एक 2 स्ट्रोक इंजन होता है, 2 स्ट्रोक रिवर्सिबल इंजन होता है. और तो इसलिए उसमें कोल नहीं डालना पड़ता. उसमें ये जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल या डीजल बर्न करके वो इंजन चलता है, वैसे इसमें ये टार जैसा मरीन फ्यूल ऑयल बर्न करके वो मेन इंजन चलाता है शिप को. वाह. जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, शिप्स पे बहुत डिफरेंट तरह के मशीन्स होते हैं, तो मशीन्स के बारे में कुछ बताइए. कैसी कैसी मशीन्स होती है, किस टाइप के उनके रोल्स होते हैं, और किस मशीन का फेलियर एक्सीडेंट कर सकता है. कुछ डिटेल में बताइए मशीन्स के बारे में. एक्सीडेंट हो सकता है ऐसी मशीन्स तो मेनली हो गया मेन इंजन, जो मेन प्रोपल्शन इंजन होता है. शिप के पीछे एक प्रोपेलर होता है. That propeller is directly connected to a big engine the size of a small building.
इतना बड़ा इंजन होता है, दैट इज कॉल्ड द मेन इंजन, वो होता है, और जनरेटर्स होता है. दीज आर द टू मेन क्रिटिकल थिंग्स जिसका मतलब जो फेल हो जाने से. और एक होता है स्टीयरिंग गियर मोटर्स, जिससे जो रडर होता है शिप का वो लेफ्ट और राइट जाता है. ओके. तो ये इनमें से कोई फेल हो गया तो शिप का लाइक नेविगेशन जाता है, या फिर उसका इंजन बंद पड़ जाता है, या इलेक्ट्रिकल बैकअप चला जाता है. दीज आर द मेन क्रिटिकल थिंग्स. बाकी मशीन्स बहुत सारे होते हैं, लाइक प्यूरिफायर्स होते हैं, जो ये अभी ऑयल में बहुत सारा कचरा होता है, उसको सेंट्रीफ्यूजिंग के थ्रू सब कचरा निकाल के क्लीन फ्यूल रखते हैं, उसमें से पानी निकालता है. दोज आर कॉल्ड प्यूरिफायर्स. Then you have air compressors. All these engines, ये main engine जो बोला, main propulsion engine generators, they are started with compressed air. तो उसके लिए air bottle होता है और air compressors होते हैं. Then you have a sewage treatment plant, क्योंकि ये सब 12 cabins का domestic sewage is collected. उसके international rules होते हैं कि कहाँ पे कौन सा sewage discharge कर सकता है, कहाँ पे नहीं कर सकता है. Then you have an incinerator, कि ये जो sludge purifier से निकलता है कचरा, this can be burnt, और इसका ash निकल के ये collect करके ये हम ashore दे सकते हैं. और लास्ट इज बॉयलर, जिसमें by supplying fuel and into the furnace you heat water and you use the steam for various auxiliary reasons. जैसे मैंने आपको बोला वो 100 डिग्रीज तक फ्यूल को हीट करना पड़ता है, नहीं तो वो फ्लो नहीं होता. सो टू हीट दैट फ्यूल वी यूज स्टीम कॉइल्स होता है, टैंक्स के अंदर स्टीम कॉइल्स होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे ऑक्सिलरी हीटर्स होते हैं. इसमें ये सब ऑक्सिलरी एप्लीकेशंस में स्टीम यूज होता है. दीज आर द मेन मशीन्स. और भी बहुत सारे छोटे छोटे मशीन आपको मिलेंगे, जैसे अगर पंप लिया तो देयर विल बी 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स फॉर एवरीथिंग. देयर विल बी वाटर पंप्स, फ्रेश वाटर पंप्स, सी वाटर पंप्स, ऑयल पंप्स, लूब ऑयल पंप्स, ये फ्यूल ऑयल पंप्स. और ये सब हो गया इनसाइड द इंजन रूम. इफ यू गो ऑन द डेक तो मेन मशीन होता है विंडलास, जो एंकर को ऊपर और नीचे करता है, उसके लिए एक विंच होता है. और हाँ. दूसरा होता है विंचेस, जिससे मूरिंग होता है. मतलब जब भी लाइंस पास होता है फॉरवर्ड और आफ्ट शिप में से, तो दैट वो रस्सी होता है, मोटा रस्सी होता है इतना, तो उसको पास करता है, उसको वो बॉलार्ड में बांधता है और विंच घूमता है, उससे वो शिप ऐसा धीरे धीरे पास आता है जब भी बर्थिंग होता है शिप. ओके. हाँ. तो ये हो गए डेक साइड मशीन्स. और आई एम श्योर आई हैवंट कवर्ड फ्यू, बट ये सब मशीन का मेंटेनेंस फॉल्स अंडर द जॉब ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग प्लांट. इज वन वेरी बिग पीस ऑफ मशीनरी. सब कैबिन्स के अंदर जो एयर कंडीशनिंग होता है वो, और रेफ्रिजरेशन लाइक लॉन्ग वॉयजेस, 30 डे वॉयजेस के लिए देयर आर यू नीड टू हैव, खाली फ्रिजेस नहीं होते, मीट रूम्स होते हैं. जैसे होटल्स में आपने देखा होगा, एक ऐसा रूम होता है विच इज मेंटेन्ड एट -20 डिग्रीज, -15 डिग्रीज. उसमें पूरा मीट रखता है खाली. फिर एक डेजिग्नेटेड फिश रूम होता है जिसमें खाली फिश रखता है. और तीसरा होता है वेजिटेबल रूम. ये 3 रूम्स अगेन आपको हर शिप पे मिलेगा ही, और उसके लिए उसका एक अटैच्ड अलग रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है. सॉरी, हाँ राइट. और ये दोनों मिला के यू कैन कॉल इट रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम. और आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द मशीन्स. ये सब बेसिकली मशीन्स होते हैं, इनका प्लान मेंटेनेंस शेड्यूल होता है. और ऑल ये बस ये सब मशीन्स का देखभाल इज द होल स्कोप ऑफ अ मरीन इंजीनियर्स जॉब. तो हर एक मशीन को अलग अलग रैंक वाले कैंडिडेट्स असाइन रहते हैं. एग्जैक्टली. तो जैसे आप अलग अलग कंट्रीज में जाते होगे, इंटरनेशनल वाटर्स में जाते हैं, तो उनके भी कुछ अलग लॉज होते हैं. कैसे होते हैं उनके लॉज? इंटरनेशनल लॉज होते हैं कुछ जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ बताइए उसके बारे में. तो इंटरनेशनल लॉज ऐसा, जो मैंने आपको कन्वेंशन बोला, सोलास एंड मार्पोल, जिसको द बाइबल, विच आर द बाइबल्स ऑफ शिपिंग, दीज आर लॉज. These are the international laws that have been laid down by United Nations. United Nations का एक part है called IMO, which stands for International Maritime Organization. इसके 96 member countries है. So I think there is a total of 140 or some countries in the world, out of which 99 are recognized by United Nations as countries. Because for UN to recognize a country as a country, it has to fulfill certain criteria. Like the country has to have its own defense system, its own legal system, its own enforcement system, diplomatic system and jurisdiction. ये 5 चीजें होनी चाहिए. तो इट इज़ अ कलेक्टिव बॉडी जिसमें ये सब कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और दे डिस्कस कि इंटरनेशनल लॉ कैसे होना चाहिए.
और उसके हिसाब से वो ये रेगुलेशंस बनाता है विच अल्टीमेटली फॉर्म ये कोड्स होते हैं जैसे सोलास, मार्पोल, STCW. वंस पीपल गेट इनटू दिस प्रोफेशन दे विल लर्न द डिटेल्स ऑफ दिस. देयर आर मेनी इंटरनेशनल कन्वेंशंस लाइक दिस, और इसमें हर एक कन्वेंशन में एक अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ रूल मेकिंग इज इंक्लूडेड. Like MARPOL deals only with maritime pollution. SOLAS deals with safety, security, all of this. इसका फुल फॉर्म बताएंगे आप? SOLAS stands for Safety of Life at Sea. So the SOLAS convention first came in force after the sinking of Titanic in 1812, I think. In 19 something 19 I'm a little hazy on the date. लेकिन उसके बाद ये पहली बार उन्होंने ऐसा एनविजन किया कि ऐसा एक कन्वेंशन होना चाहिए जिसमें हर एक सेफ्टी एस्पेक्ट विल बी डिस्कस्ड राइट, और विल बी स्टैंडर्डाइज्ड रादर, राइट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन स्टेज ऑफ द शिप टू द क्रू और कॉम्पिटेंस ऑफ द क्रू और देयर ट्रेनिंग. ये सभी चीज़ें स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए. मतलब वो शिप कहाँ से भी रहेगा दुनिया में, क्रू कहाँ से भी रहेगा, तो भी एक स्टैंडर्ड लॉ होना चाहिए गवर्निंग दैट. दिस इज, एज यू आर सेइंग, दिस इज द इंटरनेशनल लॉ that gets translated into that particular that particular aspect of law gets translated into that particular convention. Or then you have all these conventions which are actually not laws, but they are regulations that are meant as a supportive framework. They're suggestions. Or finally जो law बनता है, how it translates into the law is how it translates into the national law. Like say अभी इंडिया में कोई शिप बन रहा है, तो that has to be based on the laws, or rather the regulations that are laid down in these conventions. So in this way it is ensured that all countries around the world follow this international law, but it is not law as such. It's just a set of regulations. जैसे हमने बात की पहले कुछ मेजर एक्सीडेंट्स के बारे में, तो इन सब एक्सीडेंट्स को डील करने के लिए कुछ आपको सेफ्टी सिखाई जाती है, सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके, या मॉक ड्रिल्स होते हैं? हाँ, ऑलमोस्ट हर एक लाइक सेफ्टी में इवन एक तो वंस इन अ वीक देयर इज ऑलवेज अ ड्रिल. एवरी सैटरडे हमारा कोई ना कोई ड्रिल होता ही है ऑन शिप, वो एक स्टैंडर्ड है. और फिर हर एक्सीडेंट लाइक मेजर एक्सीडेंट्स कैन आइदर बी पोल्यूशन स्पिल या फिर ग्राउंडिंग या सम एक्सीडेंट. तो ये जो कोई सिनेरियो होता है वो ड्रिल का डिस्कस किया जाता है, और फिर अकॉर्डिंगली जो ग्रुप रिस्पॉन्स है वो मॉनिटर किया जाता है कि इन केस ऑफ दिस प्रॉब्लम हाउ इज द क्रू ऑफ द शिप रिस्पॉन्डिंग एज वन यूनिट. फिर उसमें सबका अलग अलग जॉब्स रहता है और उसके अलग अलग टीम्स होते हैं. लाइक से फॉर एग्जाम्पल एक शिप में भी, एक क्रू में देयर विल बी, अगर फायर हुआ तो एक अलग मेडिकल टीम होगा, एक अलग सपोर्ट टीम होगा, एक अलग इमरजेंसी टीम होगा, और ये टीम के टीम लीडर्स अलग होंगे. यू हैव टू नो विच टीम यू बिलोंग टू, और वो प्रॉब्लम अगर शिप पे हुआ तो उसमें आपको क्या करना है. लाइक अगर फायर हुआ और मैं थर्ड इंजीनियर हूँ, तो मेरे को पहले पता करना है कि मैं कौन से इसमें से ग्रुप में हूँ. मैं इमरजेंसी टीम में हूँ, सपोर्ट टीम में हूँ, मेडिकल टीम में हूँ, किस में हूँ, और उसके हिसाब से उसका टीम लीडर कौन है, और फिर मेरा एग्जैक्टली इसमें ड्यूटी क्या है, ये मुझे हर वक्त पता होना चाहिए. तो अगर से फॉर एग्जांपल एक छोटा फायर लग गया और मेजर फायर हुआ, तो भी ऐसे कोई आगे पीछे भागते नहीं रहेगा. आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड आई एम सपोज्ड टू बिहेव एग्जैक्टली इन दैट वे. मतलब सबको अपना अपना काम पता है. यस, दैट इज द पॉइंट ऑफ द होल ड्रिल, कि हर एक इवेंचुअलिटी के लिए यू शुड नो एग्जैक्टली हाउ ईच पर्सन इज सपोज्ड टू रिस्पॉन्ड, और ईच पर्सन को वो इवेंचुअलिटी देख के पर्टिकुलर रोल्स दिए जाते हैं. लाइक पोल्यूशन ड्रिल अलग होता है, पोल्यूशन टीम्स अलग होते हैं, सेफ्टी ड्रिल अलग होता है, सिक्योरिटी ड्रिल अलग होता है, पायरेसी ड्रिल, सिक्योरिटी के भी अलग अलग टीम्स होते हैं, अलग अलग. तो वन पर्सन में बिलोंग टू डिफरेंट टीम्स, तो ही शुड नो कि एग्जैक्टली ये पोजीशन में मेरा काम ये है कि अगर ऑयल स्पिल हुआ तो मुझे ये करना है, अगर फायर हुआ तो मुझे ये करना है, अगर मैन ओवरबोर्ड हुआ तो ये करना है, अगर अबैंडन शिप हुआ तो ऐसे बिहेव करना है. और इसीलिए ड्रिल्स करते हैं सो दैट दिस बिहेवियर गेट्स रीइंफोर्स्ड अपॉन यू, कि अगर ये हुआ तो आपको इसी तरह से बिहेव करना है. जैसे आपने पोल्यूशन के बारे में बात की, अभी पोल्यूशन के बारे में कुछ बताइए. पोल्यूशन ओशन में या सी में पोल्यूशन होता कैसे है, और कैसे उसको रोक सकते हैं, या कुछ मेजर्स ले सकते हैं उसको रोकने के लिए? किन टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से बैठ के इतना पता नहीं है कि डीप इनसाइड द सी क्या हो रहा है.
तो अभी लॉ का बात कर रहे हैं तो we'll start with the biggest convention that revolves around pollution, which is MARPOL. The convention of What is MARPOL? okay. तो MARPOL stands for, in short, MARPOL is marine pollution, but it stands for Convention for Prevention of Pollution from Ships. ऐसा एक convention है, which again was because of pollution caused by a ship called Torrey Canyon. और उसके बाद ऐसे ही पीपल थॉट दैट इसके लिए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉज होने चाहिए, एंड दे फॉर्म दिस कन्वेंशन. और इसमें अलग अलग एनेक्सेस है, अलग अलग पार्ट्स है, each of which parts deals with one particular kind of pollution. So it's very easy for us also sitting here to categorize pollution कि pollutants exactly क्या क्या है. तो as per annexes एक तो होता है oil. Oil मतलब if it's an oil tanker तो your cargo is the pollutant. या फिर हो सकता है जो ऑयल हम बंकर करते हैं शिप में, या फिर जैसे हेवी फ्यूल ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया ना, हो सकता है वो स्पिल हो जाए, तो बोथ दिस कम्स अंडर ऑयल पोल्यूशन. फिर यू हैव केमिकल पोल्यूशन. इफ यू आर कैरिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ कार्गो, गुड्स इन पैकेज्ड फॉर्म, हो सकता है वो गिर जाए, उससे पोल्यूशन हो गया, दैट इज वन पोल्यूशन. देन यू हैव सूएज. सूएज के लिए भी इंटरनेशनल रेगुलेशंस होता है कि अनट्रीटेड सूएज, जो सूएज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है, वो फुली ट्रीटेड सूएज होता है. उसके लिए एरियाज होता है कि आप उससे कहाँ पे डिस्चार्ज कर सकते हो, अनट्रीटेड सूएज कहाँ से कहाँ तक डिस्चार्ज कर सकते हो. तो सूएज इज ऑल्सो पोल्यूटेंट. और फिर आता है गार्बेज, विच इज जो ह्यूमन वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं. एक होता है लाइक राइट फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज. दो ब्रॉड कैटेगरी, गार्बेज कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल इज अ वेरी बिग टॉपिक इन इटसेल्फ. कि कैसे हम राइट फ्रॉम द कैबिन अलग अलग कैटेगरीज में गार्बेज को क्रिएट करते हैं, अलग अलग कलर कोडिंग होता है. तो डोमेस्टिक कैंस से फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर होंगे, फूड वेस्ट ब्लू कलर में रखा जाएगा, या इंसिनरेटर ऐश ग्रीन कलर में रखा जाएगा. ऐसे सब कलर कोडेड और सेपरेटेड गार्बेज होता है. एक ये होता है डेजिग्नेटेड गार्बेज ऑफिसर होता है, विच इज यूजुअली चीफ ऑफिसर और सेकंड इंजीनियर. तो ऑल दिस कम्स अंडर गार्बेज एज अ पोल्यूटेंट. लेकिन ये एक है कि गार्बेज इज नॉट रियली अ पोल्यूटेंट एज सच नाउअडेज, बिकॉज वी एंश्योर कि नो गार्बेज फ्रॉम द शिप गोज इनटू द सी, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू. और जो ऑपरेशनल पोल्यूशन है लाइक ऑयल, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट. और इवन यू नो एयर पोल्यूशन, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एस्पेक्ट. लेकिन गार्बेज पोल्यूशन तो कंट्रोल कर ही सकते हैं. सूएज ऑल्सो नॉट रियली अंडर आवर कंट्रोल. तो गार्बेज एज सच अभी पोल्यूटेंट नहीं है, बिकॉज नो गार्बेज इज एवर थ्रोन ओवरबोर्ड. एवरीथिंग इज स्टोर्ड एंड गिवन टू श्योर फैसिलिटीज, बट इट इज स्टोर्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे. और फिर हो गया एयर पोल्यूशन, द लास्ट वन. And I think now they are coming up with more things like sound pollution. This is also a very big topic. Air pollution में भी अलग अलग pollutants है, जैसे greenhouse gases और CO2 होता है. Then you have SOx and NOx. ये industrial pollutants है, sulfur oxides, nitrogen oxides. उसके लिए भी अलग अलग लॉज है, अलग अलग जोन्स है कि कहाँ पे कितना कैप होना चाहिए. और ये भी एक डायनामिकली चेंजिंग प्रोसेस है कि हर 5 साल बाद ये चेंज होता है कि अभी यहाँ से 2025 तक ये रूल होगा, फिर 25 के बाद और वो कैप नीचे चला जाएगा, आपको और स्ट्रिंजेंट एयर पोल्यूशन मेजर्स को ये करना पड़ेगा. फिर उसके लिए आपको अलग अलग एक्स्ट्रा मशीन्स बिठाने पड़ेंगे ऑन बोर्ड. लाइक सॉक्स रिड्यूस करने के लिए आजकल स्क्रबर टावर्स बिठाते हैं, वो एग्जॉस्ट गैस को वॉश करके उसमें से सॉक्स रिड्यूस करते हैं. नॉक्स रिडक्शन के बहुत सारे वेज है. पोल्यूशन इज द बिगेस्ट थिंग आई वुड से. जैसे एक जनरल ट्रेंड जैसे था 40-50 years बैक, शिपिंग वाज ऑल अबाउट सेफ्टी. उसके बाद इट बिकेम ऑल अबाउट एफिशिएंसी, कि यू नो दैट वाज अ बिग ट्रेंड कि टू सेव ऑयल. एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट पोल्यूशन. तो sometimes you can there are times when you will have to you know sacrifice on efficiency in order to ensure minimum pollution. Now pollution is the most important topic. वाओ. तो थोड़ा अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं पोल्यूशन से और चलते एक मूवी देखी थी मैंने, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन. तो रियल टाइम में या रियल लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ होती है पायरेट्स, ये ऐसे एनकाउंटर्स आपने कभी किए हैं? मेरे साथ पर्सनली तो नहीं हुआ है, लेकिन
piracy is such a real or ongoing danger कि हर शिप में मैं किसी ना किसी को तो मिलता है who's at least himself faced a pirate attack or who knows someone who has stayed in captivity. So it's quite a normal thing or it's quite a real danger also. लेकिन उसके लिए भी like I said protocols होते हैं, अलग अलग drills होते हैं in which इतना वो लाइफ थ्रेटनिंग फैक्टर नहीं रहा है, बट यस इट इज डेफिनेटली मतलब नॉट अ मिथोलॉजिकल थिंग कि ये मूवीज में होता है, ये इन इवन इन रियल लाइफ दिस इज हैपनिंग. आई थिंक इट वाज जस्ट अ मंथ बैक लास्ट एक शिप का हाईजैकिंग हुआ था, आउट ऑफ विच 15 या 18 क्रू मेंबर्स इंडियन थे. हाँ ये अभी रिसेंटली हुआ है. हाँ रिसेंटली हुआ है. तो इन ये सब चीज़ों को डील कैसे करते हो आप? इसके लिए कुछ आपके अलग ड्रिल्स होते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं इन सिचुएशन से लड़ने के लिए? हाँ, एंटी पायरेसी ड्रिल होता है. सो जनरली ट्राई करते हैं कि हर एक ड्रिल महीने में एक बार तो होना चाहिए. और जब भी हम नॉन पायरेसी एरियाज अप्रोच कर रहे हैं तभी ये ड्रिल का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, ज़्यादा बार करते हैं. तो पायरेसी के सिचुएशन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पायरेट्स को शिप पे आने नहीं देना है. तो ये ड्रिल में होता है कि सब जगह बार्ब्ड वायर्स लगाते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट अलाउड टू कैरी वेपन्स. तो बहुत सारे बार पायरेसी एरियाज में जाते समय आर्म्ड गार्ड्स आ जाते हैं ऑन बोर्ड. दे आर अलाउड टू कैरी वेपन्स. और फिर एक्स्ट्रा लुकआउट होता है पायरेसी में, जब भी यू नो सम इंजन या सलून या यहाँ ये डिपार्टमेंट में से एक्स्ट्रा लोग जाएंगे टू बी ऑन द ब्रिज, एक्स्ट्रा लुकआउट रखने के लिए रात के समय में या डॉन में. वाटर होजेस रिग करते हैं बिकॉज हम वी हैव स्ट्रॉन्ग जेट्स ऑफ वाटर. तो वाटर होजेस रिग किया तो भी इट्स क्वाइट यू नो स्ट्रॉन्ग वाटर फोर्स टू stop them from coming on board climbing. लेकिन if you've seen Captain Phillips, वो the way they climb, it's very difficult to actually keep them down. So all these are measures to deal with pirates before they get on board. If and once the pirates get on board, then you are supposed to cooperate with them. Then you don't fight with them. So then whatever you do, whatever they say, or then you try to be cordial with them, communicate with them, try to communicate with them. एंड सी व्हाट दे वांट, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज लाइक अ बिजनेस ओनली. और एक चीज़ होता है कि बिफोर दे कम ऑन बोर्ड शिप पे एक सिटाडेल या एक सेफ मस्टर पॉइंट करके प्लेस होता है, जिसमें पूरा का पूरा क्रू कैन गेट टुगेदर एंड दे कैन बैरिकेड देमसेल्व्स फ्रॉम आउटसाइड. और ये एक ऐसा जगह होगा जो पायरेट को कभी पता नहीं होगा, क्योंकि शिप पे क्रू मेंबर्स तो रहे 6 महीना, सो दे नो इट लाइक देयर हाउस. बट पायरेट्स डोंट रियली नो कि ज्योग्राफी वो शिप का क्या चीज़ किधर है. तो वो एक डेजिग्नेटेड एरिया पे पूरा क्रू एक साथ हो जाता है एंड सब डोर्स लॉक कर देते हैं, सब वाटर प्रूफ बुलेट प्रूफ डोर्स होते हैं सब जगह में एंट्रेंसेस में. एंड देन देयर इज अ SSAS बोलते हैं, शिप सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम, और एक डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है ऑन बोर्ड, लाइक चीफ ऑफिसर इज द डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ऑफिसर. सो वो एक बटन होता है जिसको प्रेस करके एक सिग्नल जाता है टू द नियरेस्ट कंट्री, और फिर वो उनका सिक्योरिटी फोर्सेस या मिलिट्री या कुछ भी डिप्लॉय कर सकते हैं. बट वंस यू हैव प्रेस्ड दैट मीन्स दैट ऑल 20 और 22 ऑफ द क्रू मेंबर्स आर सेफ. देन जो कोई सिक्योरिटी फोर्सेस लैंड करते हैं शिप पे विद अ हेलीकॉप्टर और whoever, they are sort of licensed to shoot at sight. Then कोई क्रू मेंबर बाहर नहीं है is the guarantee that you're giving them. तो उस चक्कर में अगर कोई क्रू मेंबर बाहर रह गया तो वो भी शूट हो सकता है फिर. एग्जैक्टली हो सकता है. इसलिए अगर आप दिस इज द मेन क्राइटेरिया कि आप सब 20 ऑफ द शिप्स क्रू हैव गैदर्ड एट द सेफ मस्टर पॉइंट, सॉरी एट द सिटाडेल और ये सेफ पॉइंट, एंड देन ये सब हो सकता है आगे. अगर वही नहीं हो पाया, जैसे कैप्टन फिलिप्स में इफ यू रिमेंबर, कैप्टन वाज स्टक ऑन द ब्रिज. So in this case, you cannot do anything. Then the only thing that you can do is cooperate. Try to strike some kind of a mutual understanding. Try to communicate with them and try to tell them that we are not going to harm you. You don't harm us. Let's communicate with each other effectively and try to get out of this. जैसे बात चलती है सर कंटेनर कैरिंग शिप में, तो ये बहुत हॉट टॉपिक है कि न्यूज़ में भी बहुत सारे चीज़ें होती है, ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग. इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है कैसे होता है ये? Again, human trafficking is something I have only seen in movies.
क्योंकि वो जैसे दिखाते हैं वो कंटेनर खोलते हैं एंड यू सी गर्ल्स कमिंग आउट, और हाँ ऐसा अगर कुछ होगा भी तो भी इट इज क्वाइट अनलाइकली दैट द शिप्स क्रू विल हैव एनी फॉरगेट इन्वॉल्वमेंट बट इवन नॉलेज ऑफ थिंग्स लाइक दिस, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स, 5,000 6,000 कंटेनर्स, तो उसमें यू डोंट इवन नो कि हर एक कंटेनर के अंदर क्या है. और another thing is container ships usually go through ऐसा shorter voyages जितने सब कंटेनर्स एक साथ भी रिप्लेस नहीं होते हैं. मतलब हो सकता है एक पोर्ट पे 200 कंटेनर्स रिप्लेस हुए, फिर नेक्स्ट पोर्ट पे 400 ऐड हुए, तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई वुड से कि ऐसी कोई चीज़ें होगी तो भी आई डाउट दैट एनीवन फ्रॉम मर्चेंट नेवी विल बी एबल टू शेड टू मच लाइट ऑन दिस, बट आई एम श्योर दिखाते हैं तो होता ही होगा. ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कंटेनर्स के थ्रू ही होता होगा, बट आई रियली डोंट नो. तो चलिए अब थोड़ा सा शिप से नीचे उतरते हैं, और जैसे आपने कहा कि 6 महीने आपको ऑन बोर्ड रहना पड़ता है और 6 महीने आपको छुट्टी होती है, तो इन 6 महीने की छुट्टियों में आप करते क्या हो? तो आई वुड लाइक टू से कि दिस इज द बिगेस्ट पर्क ऑफ सेलिंग, दैट यू गेट टाइम टू डू टू परस्यू योर अदर हॉबीज और इंटरेस्ट. जैसे आई हैव क्वाइट अ फ्यू हॉबीज. आई प्ले अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, I read a lot. Abhi mera I'm a bookstagrammer where I put up book reviews. Oh wow. I've put up 200 reviews in the past year and a half, I think. And 2 years back, I wrote my first novel. I'm writing one more novel now. Oh, great. So can you add something to that? Sure. So I think 2019 or 20, I wrote this novel, which was sort of a crime fiction. Magical realism crossover. It was the genre also is my own invention. Lekin you can check it out. It's called Detective Raghav. It's available on Amazon. Or I'm currently working on one more right now. So this is, I would say, the biggest perk of sea life, that you get time to pursue other interests also. I like to play a lot of musical instruments also. Wow, that is great. So by the time we shoot our next episode, we will be having your second novel. Oh yes, let's hope so. So here we come towards the end of the show. कैसे लगा सर आपका फर्स्ट पॉडकास्ट? वेरी नाइस, सुपर्ब. कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही बढ़िया. और आज डे भी अच्छा है. आज कुछ पितृ एकादशी ऐसा कोई तो आज का तिथि है, और कल राम मंदिर का भी इनॉग्रेशन है. सो वेरी ऑस्पिशियस टाइम फॉर अस टू बी हैविंग दिस कन्वर्सेशन, आई फील. So thank you so much, sir, for gracing our show with your presence and giving us some great insight and giving youngsters some great insight about Merchant Navy. Thank you so much to be here on the show. Thank you. Thank you for having me. Thank you, sir. Thanks.